चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर का जो सेशन लेके मैं चल रहा हूँ उसी सेशन को मैं आज कंटिन्यू करूंगा। और आने वाले समय में मैराथन का भी सेशन चलेगा, आपका मिलेगा, मैराथन सेशन भी चलने वाला है। और जो भी करंट अफेयर के जो इस समय मैं करा रहा हूँ, करंट अफेयर का जो पार्ट चल रहा है, वो करंट अफेयर का जो पार्ट है, आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे यूपीएससी का मेंस, आपका बहुत सारी परीक्षाओं का मेंस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारी परीक्षाओं का प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और जो बच्चे चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट। आपको अपने हिसाब से देखना है उसमें कि क्या उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो उसमें आपको जो भी वनडे एग्जाम टाइप का जो भी होगा वो उसमें से देख लीजिएगा। आप पीसीएस की देख रहे हैं तो पीसीएस टाइप का भी देख लीजिएगा। और यूपीएससी में तो खैर पूरा पूछता है तो उसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से करंट अफेयर को पढ़ाना पड़ता है। बाकी उसमें पूरा का पूरा होल मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, समय हो गया है, टाइम हो गया है, सब लोग समय से आइए। तो हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर के अगले पार्ट पे बात करेंगे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। क्रैक लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और इस चैनल पर सभी का स्वागत है। और टाइम हो चुका है और हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, सब कुछ टोटल यहाँ पे मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए मैं जो पढ़ाऊंगा अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ऑफलाइन में तो बच्चे डरते थे कि कमेंट पूछने पे लगता था कि सर से पूछने पे डरते थे। यहाँ आपको कोई डर नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है, आपको आपकी बेइज्जती नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, जो कोर्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे। मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे चलता था प्रॉपर तरीके से क्लास, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में आपको एवरीथिंग स्ट्रक्चर कोर्सेज के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा आपका। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ही चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, मतलब किसी भी बैच में आप इनरोल करा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा तो ये है, आपको कोई टीचर कोई फैकल्टी नहीं पसंद है तो दूसरा टीचर पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ एजुकेटर टॉप 100 जितने भी एजुकेटर आपको मिलेंगे, किसी से भी पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी खूबसूरती तो ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, वो भी अन अकेडमी की है। लाइव टेस्ट एंड क्विज भी मिलेगा। टेस्ट और क्विज में बार बार कहता हूँ कि जो भी टेस्ट हो, जो भी क्विज हो, उसको दीजिए आप। उससे क्या होता है, उससे ये होता है बेटा, क्या होता है, उससे ये होता है आपकी जो क्वेरी होता है वो दूर होता है। आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई में जो आपने पढ़ा है उसमें क्या कमियां रह गई जो परीक्षा में न रहे, क्योंकि परीक्षा में अगर आप गलती करके चले आए तो मौका दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए टेस्ट और क्विज बराबर देते रहिए। बीच बीच में मैं क्विज कराता ही रहता हूँ, पूछता रहता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से। और टेस्ट भी दीजिए, टेस्ट से भागिए मत। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यही होता है कि कोई भी क्लास, मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास है, अगर किसी कारणवश किसी भी एजुकेटर क्लास, मान लीजिए मेरा ही क्लास नहीं कर पाते हैं, सपोज कीजिए मुझे ही फॉलो कर रहे हैं आप, मान लीजिए मेरा क्लास नहीं कर पाते हैं, तो जब भी आप फ्री हो या आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मोबाइल में तो स्टोर हो जाएगा वो जो भी वीडियो है, रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। आप कभी भी उसको एनी टाइम 100% आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को आगे भी बढ़ाइए, टीचर को पीछे भी कीजिए, ये सब आपके हाथ में, आपके मोबाइल है। ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके मोबाइल में और कभी भी आप उसको अनलिमिटेड एक्सेस तक देख सकते हैं। यही देखिए गूगल का ऐप है, गूगल ऐप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्पल का प्ले स्टोर, जिसके पास जो सुविधा हो कर सकता है अपना डाउनलोड। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और मैंने जैसे कहा भी था कि 18 जनवरी से, डेट याद रख लीजिएगा, 18 जनवरी मंडे का वो दिन होता है। ठीक है। मंडे को जो है बेटा, आप लोगों का 11 AM से अन अकेडमी के ऐप पर मैं मॉडल हिस्ट्री का जो क्लास था, वो मॉडल हिस्ट्री के क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला जो लेक्चर था आपका, आपका कौन सा लेक्चर था, पहला लेक्चर था यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें मैंने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ाया था। और दूसरा जो लेक्चर था, अ, आर्थिक भारत का, आर्थिक इतिहास पढ़ाया गया था। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना होता है वो टेलीग्राम के लिंक पे ही दे देता हूँ। ठीक है। तो टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कीजिए, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। इस पे ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसी टेलीग्राम में मिलेगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर आपको दिखाई देते हैं, वो सारे एजुकेटर जितने भी टॉप 100 है, वो अनअकैडमी पे इस समय अवेलेबल है। आप किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो दो तरह का प्लान है, एक प्लस एक आइकॉनिक। ये 1 महीने का भी मतलब 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है। देखो यूपीएससी की तैयारी में बेटा 1 से लेकर 1.5 साल ईमानदारी से अगर तैयारी करोगे ना तो लगने हैं उतने। ये सच्चाई है, जितना जल्दी आप समझ सके उतनी अच्छी है। 1.5 साल तो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल लगना है बेटा आपका। अगर मैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो 49,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 44,550 आपको पे करना है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में। जल्द से जल्द सभी लोग आइए। इतना लेट क्यों कर रहे हो भाई, जब हम समय से हैं तो आप लोग भी समझ रहे हो। आइकॉनिक का प्लान 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का है 69,500 है। ये कोड PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, कोड यूज करेंगे और मंथली पे 62,550। आइकॉनिक में कुछ डिफरेंस होता है बेटा, कुछ अलग फीचर्स दिए जाएंगे, कुछ अलग सर्विसेज दिए जाएंगे आपको। वो सर्विसेज क्या है ये देखो पहले। प्लस वाले तो ये चारों मिलेंगे ही मिलेंगे आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये तो प्लस वाले थे जो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे, पर्सनली आपको समझाएंगे भी। डेली बेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया भी जाएगा। आपको भी दिया जाएगा, आपके घर वालों को भी दिया जाएगा, क्योंकि घर वाले ही पैसा देंगे ना आपको। तो पर्सनली मजाक कर रहा था, पर्सनली फीडबैक भी दिया जाएगा। ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन का है, वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं, और वैकल्पिक विषय का चुनाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जिनको भी वैकल्पिक विषय का चुनाव करना हो बेटा, सोच समझ के वैकल्पिक विषयों का चुनाव कीजिए, क्योंकि वैकल्पिक विषय जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही कीजिए। ये भी कम से कम 6 महीने तो लगते ही है तैयारी में। अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। 1 ईयर की बात करें तो 27,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट के बाद ओनली पे 24,750 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी देख लीजिएगा। ये कॉम्बैट हो ही चुका है आपका, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हुआ था। ये देखिए 18 जून को 18 जून को कब है बेटा? 18 जून को मंडे से। मंडे से बेटा यानी कि मंडे से आपका क्या होगा, बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बैचेज मतलब कौन से बैचेज? 2021 का अगर किसी को प्रीलिम्स देना उनके लिए, या जो 22 के लिए सोच के बैठे हैं कि हम 22 में यूपीएससी देंगे या 23 में यूपीएससी देंगे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मन बनाए हो कि भैया हमको इस बार पेपर देना है, 21 में देना है या 22 में देना है या 23 में देना है। तो आपके जैसे ना जाने कितने कंपटीटर मार्केट में है, इसलिए समय कम है, काम ज्यादा है। लग जाइए अगर तैयारी करना है तो, वरना समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और देखिए बहुत सारे बैच 18 जनवरी से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 मंथ का बैच आ रहा है। 11 जून को आपको पेपर है, सभी जानते हैं कि 11 जून को पेपर है, यूपीएससी का पेपर है। और इत्तेफाक देखिए कि 13 जून को यूपी पीसीएस ने रिसेंटली कैलेंडर भी निकाला है, और यूपी पीसीएस ने भी कह दिया कि हम 13 जून को लेंगे। तो देख लीजिए आप ही, इस साल इतनी वैकेंसी आने वाली है कि आप पूछिए मत। जो लोग चुक गए ना, दोबारा नहीं मौका मिलने वाला है, ये याद रखिएगा मेरा सेंटेंस। तो ये देखिए अनलिमिटेड जीएस बैच आ रहे हैं 2021 के लिए जो भी है। ये लक्ष्य 2021 के नाम से बैच है। तो इसमें देखिए आपके चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे बाइलिंगुअल हो, सारे तरह के बैचेज हैं, किसी में भी आप एनरोल करा सकते हैं। 2022 के लिए देखिए बैच है, 1 ईयर का बैचेज है। ये भी बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और देख लीजिए ना, कई सारे अगर 2023 में किसी को देना हो तो 2 साल का जो अपना टारगेट लेके चल रहा है कि 23 में हमको देना है, देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी देखिए एनसीईआरटी की जो बैच कह रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी की बैच भी 18 जनवरी को ही लॉन्च हो रहा है। और सारे बैचेज में अगर कोड यूज करना हो सब्सक्रिप्शन के समय, तो PJ01 कोड यूज किया जा सकता है। 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा PJ01 पे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को यूपीएससी सीएससी का ऑप्शनल प्लस वाला लेना हो, या आइकॉनिक का जीएस लेना हो, तो इन दोनों का कॉम्बो पैक जो है ना, वो हो जाएगा 1 ईयर का 88,705। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है सब, 10% डिस्काउंट कर लेना अपना, ठीक है। और अगर दोनों ही प्लस लेते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, दोनों ही प्लस लेते हैं तो 1 ईयर का आपका आ जाएगा 70,103। और ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये इसका है, ये इसका है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो इससे इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइकॉनिक का प्राइस है 25 जनवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। कमेंट करके बताइए कि 25 जनवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि 25 जनवरी को आपका आइकॉनिक का आपका प्राइस बढ़ने वाला भी है। और 25 जनवरी को कुछ बनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति।
कौन है ये एलोन मस्क साहब जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? और बताओ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा काम करते हैं भाई जो इतने बड़े अमीर आदमी बन गए हैं, वो भी एलोन मस्क साहब। पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी पे सबसे अमीर आदमी यही व्यक्ति है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि भाई अमीरी कैसे की जाती है। ज्यादा बूढ़े भी नहीं लग रहे हैं अभी, ठीक है। तो यही जो है एलोन मस्क साहब दुनिया के दूसरे सबसे पहले अमीर आदमी व्यक्ति बने हैं। दूसरे वाले अमेजन वाले जो बैठे ही हैं वो तो बैठे ही हैं। अप डाउन होता रहता है, लेकिन वर्तमान में तो यही चल रहा है। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ जिसे कहते हैं, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एलोन मस्क साहब विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अब चाहे वनडे वाला पढ़ना चाहता है पढ़े, चाहे टू वे वाला पढ़ना चाहते हैं पढ़े, सबके लिए है भाई साहब ये सब। जो करंट अफेयर पढ़ा रहा है वो सबके लिए है। जहां ज्यादा बोलना होता है जिस टॉपिक पे, उसमें सबसे ज्यादा बोलता भी हो, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके बस समझाता भी हूँ। जैसे किसानों के मुद्दे पे बोलना हो या किसान रेल पे बोलना हो, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं कि उसके बारे में समझाना पड़ता है, डीपली समझाना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि इस पे ज्यादा डीपली मुझे समझाना पड़ेगा। तो एलोन मस्क साहब क्या है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, और ये स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ भी रहे, ठीक है। फिलहाल उनकी स्पेस और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, वही दोबारा लिख दिया गया है। फिलहाल उनकी नेटवर्थ जो है 209 अरब डॉलर का है, इतना है उनके पास। और उनसे पहले अमेजन के संस्थापक जिनका नाम था जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। मैंने कहा कि बार बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं ये लोग। तो दूसरा कौन है, पहला कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। एलोन मस्क की नेटवर्थ में बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या था, टेस्ला कंपनी। ये वही टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, बताऊंगा इसके बारे में। तो टेस्ला कंपनी के शेयर में आने वाली तेजी है। तो जब टेस्ला कंपनी के शेयर में आने वाली तेजी है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो है ग्रोथ और बढ़ गया, बताऊंगा कितना बढ़ा। और इस वर्ष एलोन मस्क की नेटवर्थ में 150 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, बताइए। 150 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। भाई करोड़ा में सबका घट रहा है, इन लोगों का बढ़ रहा है यार। ऐसा क्या इन लोगों ने कर दिया। तो ये है एलोन मस्क साहब की नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। और उसका कारण ये है कि जो इनका टेस्ला कंपनी थी उसके शेयर बढ़ गए थे, और टेस्ला कंपनी के जब शेयर बढ़ गए थे, जैसे कहा गया कि 150 अरब डॉलर की इनकी वृद्धि हुई है एलोन मस्क साहब से। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन निकले। पहला क्वेश्चन है कि ये किसके संस्थापक है एलोन मस्क। दूसरा, इनकी नेटवर्थ कितनी है। सेकंड, इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। और देखिए एलोन मस्क साहब के बारे में, पिछले वर्ष टेस्ला के शेयर में 743% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और टेस्ला केवल बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है जो बिजली से चल सके। और सरकार तो कह ही रही है कि 2030 तक हम इतने परसेंटेज, शायद कि 20% के आसपास सरकार ने कहा भी है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मार्केट में दौड़ाएंगे, सरकार ने कहा है। और ये वही टेस्ला कंपनी है जिसने मैंने कहा कि केवल बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाती है। तो देख लीजिए, बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाएंगी। और इनके शेयर में इतना उछाल आया कि एलोन मस्क साहब को तो मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया। और पिछले कुछ समय से विकसित देशों में, हम तो विकासशील देश है, लेकिन जो भी विकसित देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चालन खूब बढ़ा है। खूब लंदन में भी चलवा रहे हैं सब, अमेरिका में भी चलवा रहे हैं सब, जितने जगह है विकसित देश है उन सब में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक सब जगह चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है। और भारत में भी कहा गया है क्योंकि हम लोग विकासशील देश है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे काम करते हैं हम लोग, लेकिन काम तो अच्छे से करते हैं। तो 2030 तक कहा गया कितने परसेंट हम भी जो है इलेक्ट्रिक बसों को चलाएंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड पर उड़ाएंगे। और उसका एक अलग रोड भी तो होना चाहिए सही तरीके से काम करने के लिए। तो सरकार ने इस बारे में कहा भी है। और इनके जो शेयर है उन शेयरों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी का मेन कारण यही है कि टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन काफी बढ़ गया है। और इसलिए जाहिर सी बात है जब उसका डिमांड बढ़ेगा तो इनका ग्रोथ तो होना लाजमी है। टेस्ला अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स के साथ विश्व की अग्रणी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के साथ सोचो, बिना ड्राइवर के सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के साथ विश्व की अग्रणी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये कंपनी है। तो इतनी तारीफ मैंने टेस्ला का कर दिया है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि टेस्ला क्या करती है, टेस्ला क्या बनाती है, क्या विकसित देशों में इसका डिमांड है कि विकासशील देशों में डिमांड है, शेयर में कितना उछाल आया है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एलोन मस्क एक उद्यमी है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो भी कहिए।
और वे वर्तमान में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है, जो बता चुका हूँ। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी के संस्थापक और न्यूरालिंक के सह संस्थापक हैं, और एलोन मस्क पेपल के भी संस्थापक है। देखो, इतनी कंपनियों का मालिक है भाई, ये कंपनी से क्या होने वाला है इनका। तो हर जगह अपना पैसा लगाते हैं, और वे सफल बिजनेसमैन है आज के डेट में, सफल उद्योगपति है। तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे अधिक क्या बताया जाए आपको इसमें। एलोन मस्क का जन्म बस देख लीजिए कहां पर हुआ था, कि साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ था। और एलोन मस्क दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका में रह चुके हैं। तीन तीन देश में भाई साहब रह चुके हैं। तो बड़े लोग हर जगह रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए उनके पास इन तीनों देशों की नागरिकता है। तीन देश साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ था, और अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका में रह चुके हैं, और इसलिए तीनों जगह की इनके पास नागरिकता है। तो मजे से घूमे आराम से। टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। ये टेस्ला जो है अमेरिका की ही कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को की गई थी। और यह विश्व की अग्रणी विद्युत उत्पादन वाहन कंपनी में से एक है। तो टेस्ला कंपनी देख लीजिएगा कहाँ की कंपनी है, टेस्ला कंपनी क्या काम करती है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके सीईओ कौन है, और कितना ग्रोथ हुआ है टेस्ला कंपनी में, क्या विकसित देशों में हुआ है कि विकासशील देशों में हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल मैं आप लोग को बता दिया हूँ। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मान लीजिए कभी कोई पूछ दे एलोन मस्क के बारे में, तो आपको ये जानना होना चाहिए कि उनका जन्म 71 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ साथ वो कनाडा में भी रह चुके हैं, अमेरिका में भी रह चुके हैं। और चूंकि टेस्ला कंपनी तो अमेरिका में ही है, जाहिर सी बात है, तो टेस्ला कंपनी अमेरिका में है, इसलिए वो तीनों देशों की नागरिकता उनके पास है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। नहीं तो अगला टॉपिक कोविड-19 चलने वाला है, कोरोना महामारी चलने वाला है। और ये वही महामारी थी जो लोगों को अभी साल भर भी नहीं हुए, सही तरीके से देखा जाए तो लोग कहाँ से कहाँ चले आए थे, पैदल आना, बस से आना, ट्रेन से आना, और कैसी कैसी महामारी लोगों ने झेला था। ये पूरी दुनिया, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए ये सब चीजें थी। और स्टार्टिंग में कहा भी गया था कि चीन के वुहान से ये कोरोना महामारी फैली भी है। और डब्ल्यूएचओ की क्या मैं कमी कहूँ या जो भी कहूँ, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने शायद सही तरीके से कठोर कदम उठाया होता तो इन चीजों पे हम लोग बहुत पहले विराम लगा चुके होते। खैर, ये वैश्विक महामारी थी, कोरोना महामारी जो थी कोविड-19, सभी के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया हर इंसान को। और तो और कोरोना महामारी, वो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको भूलना नहीं चाहिए। कोरोना महामारी ने आपको जीवन में एक नया लेसन पढ़ाया है, कि प्रकृति के साथ भैया छेड़छाड़ करोगे ना, प्रकृति आपके साथ अगर छेड़छाड़ करेगी तो बच के नहीं रहोगे। ये शान शौकत, जो रुतबे पैसा जिसके लिए आदमी सुबह से शाम तक लगा हुआ है, कहीं का कहीं नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कोविड 19 ने आदमी को सोचने पे मजबूर किया है। ये वही कोरोना महामारी है कि जब आपने देखा होगा दिल्ली में, चाहे मुंबई में, लोग वहां से पैदल चले आए अपने गांव, अपने घर, अपने वतन, अपने लोगों के बीच में, अपनों के बीच में, किस तरीके से उनको आना पड़ा, किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये आप लोगों ने जरूर टीवी में, टेलीविजन में देखा होगा। और वैसे भी हम लोग को भूलने की बहुत ज्यादा आदत है, इसलिए भूलिएगा मत, और इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। और कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम। डब्ल्यूएचओ के जो हेड थे, अगर सही तरीके से शायद उन्होंने डिसीजन दे दिया होता, सही तरीके से उन्होंने खुलासा किया होता, तो शायद बहुत से लोग जो हैं, जो हम लोग के बीच में अब नहीं है, उनकी जान बचाई जा सकती है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इसी मुद्दों के लिए अब कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, अभी इस पे भी डाउट है इनको। अब यही डब्ल्यूएचओ की टीम जाके वहां पे रिसर्च करेगी, बताएगी कि नहीं भाई साहब, हम जो कहे थे उस समय, तो हमने कहा था कि चीन के वुहान से जा रही है, हमको लग रहा है कि नहीं नहीं इधर हो गया, ये हो गया। यही सब कहानियां होंगी, और यही चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड 19 की उत्पत्ति की जांच के लिए डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों की एक टीम 14 जनवरी 2021 को चीन जाएगी। अब तो चली भी गई है, 14 जनवरी चला ही गया। यह टीम चीन में एक फील्ड विजिट का आयोजन करेगी। कौन सा विजिट करेगी भैया? फील्ड विजिट, मतलब ग्रास रूट लेवल पर काम करेगी क्या ये? वहां पे जाके लोगों से पूछेगी क्या वहां पे? ये वही चाइना है। और चीन की बात हम करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ चीन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू अगर पढ़ाऊं मैं, तो आपको बताऊं कि ये वही चाइना है जिसने कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की स्थिति एकदम डबाडोल हो गई थी, और ये अपना बूस्टअप करने पे लगा हुआ था। ये वही चाइना है जिसने अभी ब्रह्मपुत्र नदी पे तरह तरह के बांध बनाने चालू कर दिए थे। तो पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, और ये अपना जो है, अपना लगे हुए थे भाई, अपना उन्नति करने पे लगे हुए थे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पे लगे हुए थे। तो ये उस समय भी कहा गया था। तो
टीम जाएगी और चीन में जाकर ये फील्ड विजिट का आयोजन करेगी और वुहान शहर में डब्ल्यूएचओ की टीम की यात्रा को लेकर चीनी अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच असमंजस है। भाई क्यों असमंजस है? आपको जाना चाहिए। आपको जब कहे थे कि चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी फैली है, तो इनको तो जाना चाहिए ना वहां पे। तो चीन के अधिकारी तो समझ ही रहे हैं, माशाल्लाह है वो लोग। और चीनी अधिकारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में असमंजस है और यही सब कहा भी जा रहा है कि हम वहां पर जाके ग्रास लेवल पे हम वर्क करेंगे और हम पता करेंगे कि क्या वाकई में चीन के वुहान से ही कोरोना महामारी उत्पन्न हुई कि नहीं। खैर रिपोर्ट जो आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। कोविड 19 महामारी के तीव्र प्रसार के एक वर्ष बाद अब 12 से 15 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम को चीन जाकर जांच करेंगी। तो इतने सालों के बाद मतलब साल भर होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआती दौर में, जैसे इस साल का जनवरी चल रहा है तो पिछले साल का जनवरी में कुछ केसेज आए थे और जब केसेज आए थे तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि साल भर के आसपास तो अब शुरुआत की लेके चलिए, तो साल भर तो मानिएगा उसको। और जो विशेषज्ञ की टीम है वहां पे जाएगी और वहां पे जाके सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करके डब्ल्यूएचओ के जो हेड है उनको देगी और वो फिर आएंगे सुनाएंगे कहानी। और यह टीम चीनी शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए मानव और पशु के नमूनों की जांच करेंगी। ले, इंसान कम पड़ गया है। तो यही सब चीजें, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये है कोविड 19। भाई साहब देखिए, कोरोना महामारी कैसे कैसे फैलाए देख ही रहे हैं आप। इस यात्रा के दौरान डब्ल्यूएचओ की टीम चीनी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगी और चीनी ने डब्ल्यूएचओ के साथ सहयोग करने के लिए सहमति प्रकट की है। कोई दिक्कत नहीं है, चीनी टीम है, चीनी वैज्ञानिकों ने, मैं जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे चीनी का मतलब चीनी वैज्ञानिकों से मतलब है। उन्होंने कहा है कि सर डब्ल्यूएचओ की जो टीम आ रही है हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ हम बैठ के बात करेंगे, आपके साथ जो भी कहेंगे जिस तरीके से कहेंगे हम उस तरीके से तैयार हैं। लेकिन वो चाइना है, उनकी बातों का जो कहते हैं वो करते ही नहीं है सभी। यही सब चीजें हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार के बाद चीन पर जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। वो उस समय भी ये बात चली थी कि चीन बार बार वो गलती कर रहा है, बार बार वो जो भी आरोप उस पर लगाए जाते हैं उस आरोप को हमेशा नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है। रोहिंग्या मुसलमान की मैं बात करूं या मैं ये आपके चाइना में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो रहते हैं उनके ऊपर किस तरीके से ये लोग उन तरीकों को रखते हैं, बंद करके रखते हैं। उसके उस पर भी कहा गया था, अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव बनाया था। अमेरिका ने कहा हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुम वहां के लोगों के साथ इंसानों जैसा बिहेव भी नहीं करते हो। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उनको जागरूक कर रहे हैं, हम उनको लेसन पढ़ा रहे हैं। तो चीन के ऊपर आज नहीं कई सालों से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि गौरतलब है कि कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार के बाद जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया था कि भैया ये जानकारी छिपा रहे हो तुम, आखिर कर क्या रहे थे। उस समय भी ये बात मीडिया में आई थी। और इनके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए थे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डब्ल्यूएचओ के जो हेड है, अगर वह सही तरीके से डिसीजन लिए होते तो शायद कोरोना महामारी में जितने लोग की जान गई होती नहीं गई होती। क्योंकि आप डब्ल्यूएचओ हैं, आप अपने आप को हेड समझते हैं। तो जब आप अप्रिसिएशन का ले सकते हैं हेड, जैसे कोई कैप्टन है, अगर मान लीजिए टीम जीतती है तो उसी को अप्रिशिएट किया जाता है कि कैप्टन के नेतृत्व में टीम जीती है। लेकिन अगर हारी है तो कौन लेगा उसका? तो आप ही लेंगे ना, जो कैप्टन है। बस वही कहना चाहता हूँ। तो यही सब चीजें हैं कि गंभीर आरोप बार बार लग चुके हैं इनके ऊपर और खैर ये मानने वाले तैयार तो है नहीं सभी सब। तो यही सब चीजें हैं। उसके बाद से चीन और डब्ल्यूएचओ पर कोविड 19 की जांच करने का दबाव बना हुआ है कि भैया हम तो जांच करके रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो यही सब चीजें हैं। मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच करने के लिए एक स्वतंत्र जांच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय भी कहा गया था कि हम जब सब कुछ सही हो जाएगा हम जांच करेंगे, हम निष्पक्ष जांच करेंगे, एकदम क्लीन चिट तरीके से, सही तरीके से, नीट एंड क्लीन एकदम जांच होगी और उसमें पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी तरह का दबाव नहीं होगा। जो जांच आएगा उसका रिपोर्ट तैयार करके आप आम आदमी को बताया भी जाएगा। और इसने डब्ल्यूएचओ को वायरस के स्रोत और मानव आबादी में संक्रमण के मार्ग की जांच करने के लिए भी कहा था। जैसे वो किया जा रहा है, अब देख ही रहे हैं पशु जानवरों के साथ भी। मतलब वो कहा जा रहा है कि सैंपल लिए जाएंगे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चीन से ही हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर उस समय कैसे बोल दिए थे तुम? ये डब्ल्यूएचओ ने उस समय कैसे बोल दिया था? तो ये सब भी चीजें हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगला है बर्ड फ्लू की घटना पे हम बात करेंगे। बर्ड फ्लू क्या है? और आपने देखा हो कि बहुत सारे कौवों की मृत्यु भी इस समय वर्तमान में हो रही है। कई जगह ये घटनाएं चल रही है कि उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर न्यूज आ रहा है, पेपर में, न्यूज में भी आ रहा है कि बर्ड फ्लू की घटना बढ़ रही है, कौवों की मृत्यु हो रही है और बहुत सारे जानवर, जैसे कहा कि मैंने कि बर्ड फ्लू के कारण घटनाएं कई सारी हो रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और कैसे क्या है कि आखिर क्या है ये बर्ड फ्लू, क्यों ऐसा हो रहा है
इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोविड-19 से संबंधित जितना बताना था मैं बता दिया हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को भी? तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, 11 जनवरी को, इंपॉर्टेंट डेट, 11 जनवरी को दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और स्टेट पीसीएस में तो कई बार एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है पूछा गया है। ये बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि कर दी है कि भैया देखो बर्ड फ्लू आ गया। और इसके बाद अब देश में 9 राज्य बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक महामारी को तो ऑलरेडी आप झेल रहे थे, अब एक और देखो कहानी चालू हो गया। तो 11 तारीख को मोहर लग गया कि भैया हाँ सच में ऐसा हुआ है, पुष्टि की गई है। 11 जनवरी को पुष्टि की गई है, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी की गई है। और सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के प्रकोप कहाँ थे? मुंबई में थे, दिल्ली में थे, सबसे ज्यादा है भाई, महानगर है। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ पुष्टि है कि ऐसा घटनाएं सुनने में आ रहे हैं और देश में अब 9 राज्य में ब्लड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। तो फिर क्या होगा देखते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी है भाई, हम भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इसलिए 9 राज्य टोटल हो गए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र, दिल्ली 1, महाराष्ट्र 2, मध्य प्रदेश 3, केरल 4, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 6, राजस्थान 7, उत्तर प्रदेश 8 और गुजरात 9। यानी कि टोटल 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये नई नई सही बात है भाई, अफवाह नहीं है। और वैसे में महामारी झेल के आए हैं, अफवाह में क्या बात करेंगे आप। यही सब चीजें हैं। रिपोर्ट के अनुसार 8 नमूने दिल्ली से जांच के लिए भेजे गए थे और उनमें से सभी 8 को एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पाया गया, यानी कि बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया है। नमूने लिए जाएंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रिपोर्ट ही आएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पे ही बताया जाता है कि नहीं सही बात है कि हम इस पुष्टि करते हैं, इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं कि वाकई में ये मामला आया था, बर्ड फ्लू की घटनाएं घटी है। तो टोटल 9 राज्य हैं और जैसे मैंने कहा कि 8 नमूने दिल्ली से जांच के लिए भेजे गए और बाद में पुष्टि हो गई कि नहीं सही बात है, इस समय बर्ड फ्लू की घटना इसमें शामिल है, बर्ड फ्लू ही है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए बर्ड, ठीक है, तो ये घटनाएं कई राज्यों में हो ही रही है। महाराष्ट्र के भरमनी जिले के मुरब्बा गांव में 800 मुर्गियां मृत पाई गई थी। अब सोच लो, मुर्गियां मृत पाई गई हैं किस जिले में? भरभनी जिले के, परभनी मतलब परभनी जिले के मुरम्मा गांव में 800 मुर्गियां मृत पाई गई थी और इसके बाद मृत मुर्गियों के नमूनों को जांच के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई थी, जो महाराष्ट्र वाला केस आपको बता रहा हूँ। खैर इतना लंबा नहीं पढ़ना यार, बस इन्फ्लुएंजा क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में ये घटनाएं घटी है ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये सब तो थोड़े पूछेगा कि कितनी मुर्गियां मरी महाराष्ट्र में क्या हुआ। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, बस ये जानो कि यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। यानी कि ये एक संक्रामक वायरस बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है और यह आमतौर पर टर्की और मुर्गियों जैसे पोल्ट्री पक्षियों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस कई प्रकार के होते हैं, कुछ वायरस कम अंडे के उत्पादन के कारण बन सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, या बर्ड फ्लू क्या है, या बर्ड फ्लू से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या बर्ड फ्लू एक वायरल बीमारी है कि संक्रमित रोग है, आखिर है क्या बर्ड फ्लू, ये जरूर जानिएगा। और जैसे मैंने कहा कि टाइप ए वायरस कई प्रकार के होते हैं और कुछ वायरस कम अंडे के उत्पादन के कारण बन सकते हैं, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए और देखिए, बर्ड फ्लू ने मनुष्य को संक्रमित करना कब शुरू किया गया? ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी घटनाएं घटी है। मैंने जब से आपसे खुद कहा कि यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में लगातार क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब है कि ये घटनाएं ऑलरेडी पहले हुई थी तभी तो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मनुष्य पहली बार, मनुष्य में 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए थे और H5N1 ये जो है ना, यही उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था। H5N1 स्ट्रेन मनुष्यों को संक्रमित करने वाला पहला इन्फ्लुएंजा वायरस था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है।
डब्ल्यूएचओ कहता है मान लें, ये डब्ल्यूएचओ तो बहुत कुछ कहता है, डब्ल्यूएचओ ने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा था कि देखिए सर, H5N1 जो है एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम कहते हैं, वो मनुष्यों को संक्रमित करने वाला पहला इन्फ्लुएंजा वायरस था। और डब्ल्यूएचओ जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उसके अनुसार H5N1 यानी मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये उसने कहा था। और ये यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा डालिएगा तो आंसर अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वायरस ठीक से पकाए गए मुर्गों के माध्यम से फैल सकता है, या वायरस गर्मी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और खाना पकाने के तापमान में मर जाता है। ऐसा ठीक से नहीं है, लेकिन आपने कह दिया। चलिए, तो ये ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डीप समझाने की आप लोग को जरूरत है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए, कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किया है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग थोड़ा आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस समय वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि देश के वित्त मंत्री कौन है, और वित्त राज्य मंत्री कौन है। तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले आप लोग। तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी के सभी जितने भी जुड़े हों। देखिए, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जैसे एलन मस्क का मैंने पढ़ाया, बाकी आंसर देते रहिए आप सभी के सभी जितने भी जुड़े हों। और जैसे मैंने एलन मस्क का पढ़ाया, तो एलन मस्क क्या काम करते हैं, किसके सीईओ है, एलन मस्क का नेटवर्थ कितना है, कौन सा काम करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, अमेरिका की कंपनी है, 3 जगह की नागरिकता है, ये सब जो मैंने बताया, तो बेटा इसको पॉइंट वाइज करके अपने हिसाब से लिखा करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखना पड़ेगा उन चीजों को। कि चलो, एलन मस्क के बारे में अगर किसी ने कुछ पूछा कि टेस्ला कंपनी क्या है, टेस्ला वो कंपनी है जो विकसित देशों में, आप देख रहे हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी डिमांड है। और विकसित देशों में जो डिमांड होती है, उसके बाद विकासशील देशों में आती है चीजें, क्योंकि वो विकसित, हम विकासशील है। तो डिमांड है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा। टेस्ला कंपनी नंबर 1 है इन सब चीजों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा, शेयर उसका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो मालिक होंगे, जो सीईओ होंगे, उनकी भी तो आय बढ़ रही है ना। यही सब चीजें हैं। वक्त किसी का भी बदल सकता है, कभी अमेजन का है तो आज टेस्ला का है, एलोन मस्क साहब का है। चलिए आंसर दीजिए सभी के सभी लोग। और बाकी वित्त मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, वित्त राज्य मंत्री कौन है, विदेश राज्य मंत्री कौन है, या जो भी चीजें हैं, क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना चाहिए। या डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है, डब्ल्यूएचओ की टीम जाएगी वहां पे तो क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगा, ये तो आएगा रिपोर्ट तभी पता चल जाएगा। और H5N1 किसे कहते हैं, और H5N1 के कारण क्या समस्या होती है, क्या मनुष्य से मनुष्य में ये फल सकता है कि नहीं फल सकता है, ये सारी चीजों का जब आप डायमेंशन खुद देखेंगे, अपने तरीके से इसको बारे में एनालिसिस करेंगे, तो बेटा पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो आप वहां पे क्वेश्चन अच्छे से खेल के आ जाएंगे। तो आंसर दीजिए सभी के सभी, तब तक हम शांति से बैठे हैं, आप लोग आंसर देते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के आंसर की प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जल्द से जल्द आंसर दीजिए सभी के सभी। चलिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। किसने की है भैया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश पॉलिसी व्यापार नीति, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की है। और यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, यानी कि कब से लागू किया जा रहा है इसको? 1 अप्रैल 2021। और 2021 चल ही रहा है, और 20 के बाद तो बेटा 21 ही आता है, इनकी ग्रोथ होगा ही। मैंने पहले ही दिन बताया था आप लोगों को। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। जो सरकार मोदी जी भी हमारे कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने, अर्थव्यवस्था बनाना है हमको, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है अपने को। तो यूपी पीसीएस ने
इसी साल, मतलब पिछले साल 2020 का जब पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कब साकार किया जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया गया था कि क्या इसे 2022 में किया गया था, क्या इसे 2024 में किया गया था, क्या इसे 2026 में किया जाएगा, या इसे 2028 में किया जाएगा। ये चार ऑप्शन थे। अगर कोई बताना चाहता है तो मुझे ये भी बता सकता है। बताइए सभी के सभी, एबीसीडी में क्या हो सकता था, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अलग से थोड़ी बता रहा हूँ। जो भारत का सपना है, मोदी जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन करना है आपको। कब तक करने का उद्देश्य लक्ष्य रखा है उन्होंने, क्योंकि लक्ष्य बड़ा जल्दी रखते हैं वो। आंसर दीजिए सभी के सभी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक। आंसर दीजिए सभी के सभी। इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद। अब देखो, कोई लड़का होगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ सी सेट पढ़ने के लिए, तो बताया भी था। तो देखो एक बात बताओ, कुछ नहीं पता चलिए आपको, कुछ भी नहीं पता है कि 22 में होगा कि 24 में होगा कि 26 में होगा कि 28 में होगा, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है क्या कि मोदी जी सत्ता में कब आए थे, यही बता दो पहले मुझे। हमारी जो मोदी 1.0 जो आए थे मोदी जी, वो भारत में कब आए थे, मतलब प्रधानमंत्री जब बने थे पूर्ण बहुमत के साथ, कब बने थे? बीजेपी जो है, कब आए थे सत्ता में? आते ही इन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत कुछ चालू कर दिया। तो हाँ, तो मैं आपको देखिए एक चीज पढ़ा रहा हूँ, सीसेट के माध्यम से देखिए पढ़ा रहा हूँ। 2014 में, तो ये बताओ 5 साल इसमें अपना कार्यकाल पूरा किया, 2019 हुआ। अब एक बात बताओ, 2019 है ये, यहाँ पे देखिए 2019 के सब बाद के ही तो है। तो ये कंफर्म हो गया कि भैया 2019 के बाद के ही तो कोई होंगे, सब सब बाद के ही है सब। अब इसमें जोड़ो 5 साल और, 5 साल तो रहना ही है क्योंकि पूर्ण बहुमत है इनकी। तो कितना हो गया? 2024। तो आंसर क्या था इसका? बी। तो कुछ नहीं करना था, अगर नहीं भी पता था आपको, तब भी आपको पता चल गया ना कि 2020 24 में किया गया था। 19 के बाद 5 साल रहेंगे तो 24 तक ही होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस व्यापार नीति का उद्देश्य यही था कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जब बनेगी, तो ये बात की गई थी, और 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है, और यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दिया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, क्या उसकी ऐसी एक्स्ट्रा क्या है फीचर्स जो ऐसा किया जाए है। को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब नई विदेश व्यापार नीति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो होंगे, वो नई जो विदेश नीति है, इस नीति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और इस नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, यानी कि अधिक से अधिक चीजों को बेचना है। बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो देश के उद्योग में, औद्योगिक क्रांति में काफी योगदान देगा। यह व्यापार करने में आसानी बनाएगा, यही सब चीजें हैं इसमें। यह व्यापार करने में आसानी बनाएगा, इस नीति का जो उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना भी है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते ही होंगे, आयात निर्यात। तो ये होगा अधिक से अधिक हम निर्यात करें, अधिक से अधिक निर्यात करेंगे, जब बेचेंगे हम तो हमारे पास पैसा जनरेट होगा, तो हमारी तरक्की होगी, हम ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं इसमें। यह नीति बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माता और सेवा क्षेत्र के संचालन में सुधार लाएगी। और वैसे भी जब से मोदी जी आए हैं, तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो भी रहा है। और नीति नियामक और परिचालन ढांचे में बदलाव लाएगी, और लेन देन की लागत को कम कर देगी। जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह नीति जो होगी, बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संचालन में सुधार लाएगी। और यह जो नीति होगी, नीति नियामक और परिचालन ढांचे में बदलाव लाएगी, और लेन देन के लागत को कम करेंगे। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कौन कौन को है, कौन कौन हमारे जो है भागीदार जिनसे हम व्यापार करते हैं। जैसे बांग्लादेश है हमारा,
ब्रिटेन है, अमेरिका है, भूटान है, संयुक्त अरब अमीरात है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरब है और इजराइल है, नेपाल, सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी, इराक और भारत के प्रमुख भागीदार है। और दवाइयां भारत का सबसे प्रमुख निर्यात है। जो दवाइयां है, जो मेडिसिन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, कोई भी डाउट है किसी को, जिसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और देखिए, भारत ने किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा था? वही है 2024। क्वेश्चन और आंसर दे दिया हूं मैं आपको यहाँ पे। और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनने के लिए भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? तो वो चुनौतियां भी देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि आज भी हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती तो कोरोना महामारी ने आके गड़बड़ा दिया है। और सरकार को प्लस पॉइंट मिल गया। अब तो सरकार कहेगी नहीं, हम 2024 नहीं, हम 2029 में करेंगे। अब सरकार कुछ भी कह सकती है। तो क्या कहेगी, हम क्या करें, कोरोना महामारी आया कि अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया, हम तो सपना पूरा करने वाले थे। तो अभी भारत में जानते हैं राजनीति हर चीज पे हो जाती है। तो अब कहेंगे कि नहीं, 2024 तो कहा था मैंने, लेकिन मैंने ये थोड़े कहा था कि महामारी आएगी तो हम नहीं कर पाएंगे। हम 2029 में कर देंगे, आप मौका तो फिर दीजिए। तो यही होगा 2024 है। और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कम रोजगार। पता है ना रोजगार की स्थिति क्या है? युवाओं से ज्यादा कौन समझ सकता है इसको? सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी कैसे खेल रही है, ये जग जाहिर है। कृषि में मंदी, बताइए। कृषि में लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि हम तो सब किसानों की आय को दोगुना करने वाले हैं। क्या किया आपने? नहीं किया। तो कृषि में आपने कहा था कि किसानों की आय को दोगुना करना है, और आप देख रहे हैं कि कृषि बिल लाया गया है। 3 ऐसे उसमें ऐसे नियम कानून डाल दिए गए हैं जो किसान उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को लगता है कि भैया ये जो नियम सितंबर में एक अवैध आप लेके चले आए हैं, ये जो है किसानों के साथ धोखा है। किसान जो है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन का नाम सबसे पहले उन्होंने रखा था दिल्ली चलो। और अभी आंदोलन चल रहा है, कितने किसानों की जान चली गई है। और सरकार ये कह रही है कि भाई देखो, ये नियम जो ला रहे हैं तुम्हारे लिए ला रहे हैं। और किसानों को लगता है कि इसके आने से जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगा। और सर, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर गेहूं बेच रहा है तो आपको पता रहेगा कि इतने में हम बेच देंगे, इतना फिक्स कर दे सरकार कि भैया हम इतने में है, इतने में बेचे काम चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो जाए, आप इतने में हमको लाके सरकारी उसमें बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। तो किसानों को लगता है, चूंकि जो सबसे अधिक किसान जो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, यानी कि हरित क्रांति जहाँ हुई थी वहीं के हैं। ये सब पढ़ाया हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो भी जाके आप लोग मेरा देखा कीजिए, सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड लाइन पढ़ाया हूँ। तो इस पे बोलना था, इसलिए मैंने बोला इस पे। कम रोजगार, रोजगार कहाँ से होगा? आप रोजगार से देख रहे हैं, रोजगार का क्या स्थिति है इस समय, आप लोग जाइए आ रहे हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। बस आप लोग समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे, ठीक है। और बुनियादी ढांचे की विकास की धीमी गति। भाई पैसा नहीं है तो विकास होगा कहाँ से? विकास कहाँ से हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए ये सब चीजें हो सकती है क्या? इसके लिए नहीं हो सकता है। रोजगार पे बात किया जाए तो खैर, तो यही सब चीजें हैं। कम रोजगार है, कृषि में मंदी है, और भारत का किसान अगर कह रहा है कि भाई उस चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए ना आप। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी कि भैया किसान अपनी जगह ठीक है, हम कर सकते हैं अब काम, इसको जल्दी समाप्त कीजिए। इसको जो बिल आपने लेके चले आए का बैग, कई दौरे की वार्ता हुई, वार्ता कोई रिजल्ट नहीं बना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी हमको रिपोर्ट देगी, और कमेटी में कौन से सदस्य हैं, खैर सभी लोगों को पता भी है, भली बात। वित्त पोषण के मुद्दे, बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति, और बताइए कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को 2024 तक पूरा कर पाएंगे। ये सब उसके बीच के रोड़े हैं, वो चुनौतियां हैं, जो चुनौतियों का सामना करना बड़ा ही मुश्किल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्यात के मुद्दे भी है इसमें, बेचेंगे सही तरीके से क्या? जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा बेचते हैं हम दवाइयाँ। पिछली विदेश व्यापार नीति क्या थी, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, क्योंकि पिछला जानना बड़ा जरूरी होता है। पिछली विदेश व्यापार नीति 2015 और 2020 के बीच लागू की गई थी, और इस नीति का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना था। आपको पता ही है, मेक इन इंडिया, मोदी जी आए थे सत्ता में तो मेक इन इंडिया बहुत चिल्लाए थे वो। मेक इन इंडिया होना चाहिए, इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था? बताइए आप मुझे, सभी स्टूडेंट बताइए, मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था?
स्लोगन बताइए, स्लोगन, मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था, लोगो क्या था? आंसर दीजिए सभी के सभी। मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था? आंसर दीजिए सभी के सभी। आंसर दीजिए सभी के सभी, मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था? मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था, ये बता दीजिए आप लोग। मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या था, बताओ। चलिए, तो मेक इन इंडिया का स्लोगन, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, बहुत सी बातें की उन्होंने। तो मैंने कहा कि पिछली जो विदेश व्यापार जो नीति थी 2015 और 2020 के बीच लागू की गई थी, और इस नीति का उद्देश्य ये था कि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया पे खूब जोर दिया गया था। मेक इन इंडिया, उसका लोगो क्या था, मैंने यही पूछा, और पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। और इस पॉलिसी ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एमईआईएस के तहत 5 अलग अलग योजनाओं का विलय किया था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। तो पिछली जो विदेश विदेश नीति हुई थी 2015 और 20 के बीच में हुई थी, और उसमें पूरा फोकस ये था कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया के पहल को बढ़ावा देना है। और जैसे मैंने कहा कि इस पॉलिसी में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत 5 अलग अलग योजनाओं का विलय किया गया था। इसको आप ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मुद्दे। कौन कौन से मुद्दे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है, कृषि से संबंधित जो मुद्दे हैं, कृषि प्रधान देश है हमारा, भारत कृषि प्रधान देश है। या कि 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और तो और की देश का अन्नदाता क्या क्या स्थिति है, आप सभी भली भांति परिचित ही है। जैसे मैंने इसकी पूरी कहानी पिछले एपिसोड में आपको बताया ही था, उस पे मैंने बात भी किया था, और प्रीवियस वीडियो जाके मेरा देखा भी कीजिए, क्योंकि सारे ज्वलंत जितने भी मुद्दे होते हैं मैं उसमें पूरा का पूरा अपना विश्लेषण करके आप लोग को बता देता हूँ, ताकि कभी भी कोई परीक्षा किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो उन चीजों को आपके पास कंटेंट रहे दिमाग में, कि आम शब्दों में उसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, बाकी तो चीजें मैं बता ही रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि कृषि से संबंधित मुद्दों में यही है, बस वही रिपीट फिर से करूंगा कि किसानों ने सितंबर में सरकार के द्वारा बिल लाया गया था, उस बिल का किसानों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। पहले तो शांति प्रदर्शन किया, उसका नारा दिया कि दिल्ली चलो, और आजादी के समय भी नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो। किसके द्वारा दिया गया था, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तो किसानों ने नारा दिया कि दिल्ली चलो। पहले शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन इतने दिनों तक चला, कई किसानों की मृत्यु हो गई, लगभग 71-72 किसानों की मृत्यु हो गई है। सोचो, जो हमारे अन्नदाता है उनकी। और तो और अभी रिसेंटली मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश भी आया कि कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी में लोग होंगे, कमेटी का रिपोर्ट तैयार करेंगे और बताएंगे, सरकार को कहा कि भैया इस बिल को पहले वापस करो। डायरेक्ट वापस नहीं करेंगे, अभी तो आपको पता है कहानियां कितनी बुनी जाती है। तो दिल्ली के अगल बगल के जितने इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, क्योंकि हरित क्रांति का क्षेत्र भी था यही सब। तो जाहिर सी बात है, किसान अपने हक की लड़ाई करने के लिए अभी भी इतने कड़कड़ी ठंड में वो बैठे हुए हैं, देश में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं वो, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच में कई बार दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन वार्ता का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सरकार अपने पे टिकी हुई है। सरकार का कहना है कि हम तो भैया तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, हम तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सोचते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि 2022 तक आपके आय को दोगुना करेंगे हम। आप क्यों टेंशन लेते हैं? लेकिन किसानों को डर है कि कारपोरेट वाले अगर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो, उनको कारपोरेट वालों पे भरोसा पहली बात तो नहीं है किसानों को। वो ये कह रहे हैं कि भैया जो हमारे एमएसपी था, हम ठीक थे एमएसपी से। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हमारा गेहूं है, हमारा धान है, हमारा ज्वार है, हमारा बाजरा है, जो भी बो रहे हैं, हमको जब बेचना होगा तो हमको उस साल का पता रहेगा कि सरकार ने कितना डिसाइड किया है। हमारा जो गेहूं होगा, आप जाएंगे वहां पे विक्रय, मतलब जहाँ बेचना होगा वहां पे बेचेंगे, वहां से उतना पैसा लेंगे हम। हमको फिक्स है ना कि हमारा इतना जो है लागत लगा, और हमने इतने में बेचा तो हमको प्रॉफिट हो रहा है तो बोएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे।
तो किसानों को लगता है कि कॉर्पोरेट घराने आएंगे तो फिर वही जो अंग्रेजों की चाल वाली कहानी चालू हो जाएगी। जैसे पहले अंग्रेज कहते थे, बड़े बड़े जमींदार बैठ जाते थे, फिर अंग्रेजों का पता ही है, सब रैयतवाड़ी महलवाड़ी सब पढ़ाया गया है आप लोग को। तो किसानों को ऐसा लगता है सरकार करिए, नहीं यार ये तो सही है, इसको लागू करके तो देखो आपकी आय बढ़ेगी। और किसानों का कहना है, ना ना ना, हम आपके उसमें नहीं आएंगे। तो अगर आए होते तो इतने दिनों से नहीं बैठे होते। तो खैर इसके ऊपर तो राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश किसानों का देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। और जो हमारे अन्नदाता है, जो इतनी कड़कड़ी ठंड में अपनी जान को न्यौछावर कर दिए, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए हम मुद्दों पे बात कर लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध ने एक बार पुनः भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को चर्चा में केंद्र में ला दिया है। और बेटा इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि सरकार की तरफ से बोलना है कि किसान की तरफ से बोलना है, कि दोनों के बीच के बोलना है। आपको दोनों के बीच का बोलना है, सरकार का पक्ष भी रखिए और किसानों का भी पक्ष रखिए। सरकार क्या कहना चाहती है, किसान क्या कहना चाहता है, और दोनों के बीच के समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को लेकर चलना है, और वो चीजें बोलनी है। इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। किसानों द्वारा सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वो जो 3 कानून जो लेके आ गए हैं, एक बैग वो कानून लेकर आए, सितंबर में लेके आए थे, और किस तरीके से लाया गया था पूरी दुनिया जानती है इसको। और उसी पे किसान कह रहा है कि भैया हम तो चिंता है, हमें चिंता है इस बात का, क्यों कर रहे हैं सरकार, हम खुश है, जैसे हम छोड़ दो मेरे हाल पे। और दसानी किसानों की प्रमुख चिंताएं क्या है? बस वही है कि किसानों का मत है कि सरकार द्वारा लाए गए ये कानून देश में गेहूं और धान के ओपन एडेड प्रोक्योरमेंट यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी के आधार पर की जाने वाली खरीद प्रणाली के अंत का संकेत दे रहा है कि भैया एमएसपी तुम खत्म कर दोगे। हम खुश है भैया एमएसपी पे, हम खुश है। हम अपना हल बल आज तक सोचे हला भला, अंग्रेजों के आने के पहले भी देश में खुशहाली थी। अंग्रेजों के आने के पहले भी देश में किसान जो था अपने मन पसंद जो भी चीजें वो था, वो चीजों को वो बोता था, एक दूसरे को बेचता था, किसी को गेहूं देता था तो वो धान देता था, और किसान बहुत ही खुश था, समृद्ध था। लेकिन अंग्रेज आए, फिर उसके बाद क्या हुआ आप सब पता ही है कहानी, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया गया है आप लोग को। तो किसानों को लगता है कि इनके आने के बाद गेहूं के कारपोरेट घराने के हिसाब से हमको कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी एमएसपी जो आज तक डिसाइड थी, वो एमएसपी का खोने का खतरा है। सरकार कृषि कानूनों को क्यों ला रही है, मैं उसका खुला विरोध करता हूँ। और किसान लगे हुए हैं सब, दिल्ली एनसीआर के रीजन में देख रहे होंगे, रोज किसान आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के नुमाइंदे और किसानों के नुमाइंदे दोनों मिल रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। वही सब चीजें हैं। तो इतना तो मैंने आप लोग को जितना बता ही देता हूँ एक्सप्लेन करके, वही सब चीजें लिखी होती है, और उसको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि याद भी रहे आपको। ठीक है। आधुनिक खुदरा और ई कॉमर्स क्षेत्र में संलग्न कारपोरेट द्वारा फसलों की स्टॉकिंग भी किसानों के लिए एक विशेष मुद्दा है। और कॉर्पोरेट पे तो लोग, किसानों को तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट वाला सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। वो उसके अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेरा मानना भी है कि कॉर्पोरेट वाले सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, एथिक्स कोई नहीं है। तो उन किसानों को भी डर है कि भैया हम सुकून से हैं, हमको छेड़छाड़ो मत। तो आधुनिक खुदरा और ई कॉमर्स क्षेत्र में संलग्न जितने भी कॉर्पोरेट हैं, उन कॉर्पोरेटों के द्वारा फसलों की स्टॉकिंग भी किसानों के लिए विशेष मुद्दा है। कृषि भूमि का आकार देख लो क्या है, ये जानो तो। घटता क्षेत्र, आंकड़ों की माने तो भारत में कृषि भूमि के आकार में कमी आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा है, आपका पंजाब है, वहां पे जमीन जो है बड़े बड़े है, क्षेत्र बड़ा बड़ा है। किसान सबसे ज्यादा देखिए खेती उधर ही करता है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उधर ही होता है। चलिए, तो आंकड़ों की माने तो भारत में कृषि और भूमि के आकार में कमी आ रही है। भाई जनसंख्या रोज बढ़ रही है। मान लीजिए आपके बाप, जिसके बाबा होंगे, जिसके दादाजी होंगे, अगर उनकी पीढ़ी चल रही होगी, तो जाहिर सी मान लीजिए आपके दादाजी जो है, मान लीजिए 5 बीघा जमीन है, मान लीजिए 6 बीघा जमीन में कर दे रहा हूँ, 6 बीघा जमीन है। आपके बाबा के 3 बेटे, मतलब आपके पिताजी के 3 भाई, मान लीजिए दो दो हो गए फिर। और आप मान लीजिए ए है, ये है बी है, ये है सी। अब इन दो के मान लीजिए 4 हो गए, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो बताओ कृषि की जो भूमि है वो तो उतनी ही रही। 5 बीघा तो थी शुरुआत में दादाजी के समय, पिताजी के समय दो दो हो गए, 6 बीघा, सॉरी में 6 बीघा था, दो दो हो गए, क्योंकि 3 चाचा आपके हैं, 3 चाचा को दो दो हो गए, और एक
आपके पिताजी हैं तो एक पिताजी के मान लीजिए आप 4 बच्चे होते हैं तो क्या जमीन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लीजिए इन्हीं का हो, अगर 2 बच्चे हो जाए तो एक ही खोज जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो जमीन है ना, भूमि के आकार में कमी हो रही है। भूमि तो उतनी ही है, लेकिन अब देखिए छोटा-छोटा हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ एक और वर्ष 2010 और 11 में या 159.5 मिलियन हेक्टेयर थी, वही वर्ष 2015 और 16 में घटकर 157 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट वाले तो लेके और बैठ जा रहे हैं जमीन। मानिए कोई प्रोजेक्ट उठाया जा रहा है तो वो कहाँ पे, जमीन पे ही तो बैठाया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। यही सब चीजें हैं। जोत इकाइयों की संख्या में वृद्धि, देखिए कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कुल भूमि इकाइयों में 2010-11 की तुलना में 15-16 में 5% की वृद्धि देखी गई है। तो कंपनी कहीं पर लग जाएगी, कहीं पे कुछ होगा तो जमीन क्या होगा फाइनल। यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं लंबा चौड़ा, मेरे देश का किसान देखिए हल लेके एकदम मतलब कुदार लेके तैयार है। देश में कृषि उत्पादन हेतु उपयोग की जाने वाली इकाइयों की कुल संख्या वर्ष 2010 और 11 में 138 मिलियन से बढ़कर 15-16 में 144 मिलियन हो गई है। और इसके कारण किसानों की औसत जोत के आकार में कमी आई है, जो कि 1.2 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गए हैं। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बलपूर्वक विक्रय की बात हम लोग करते हैं कि विक्रय का क्या है। तुलनात्मक रूप से छोटी जोत के कारण यहाँ प्राय प्रति इकाई उत्पादन भी काफी कम होता है। भाई छोटा छोटा खेत होगा, क्या बोएंगे वो। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि 6 था, 6 का ABCD मैंने किया, 2 2 2, 1 का 4, मान लीजिए ये बोए, ये भी बोए 1/2 1/2 1/2, तो भाई क्या बोएंगे और क्या पाएंगे वो लोग। और एक साथ रहेगा तो ज्यादा पाएंगे। तो जोत का आकार यहाँ छोटा है, उधर बड़ा है, जिसके कारण छोटे और सीमांत किसान प्राय मजबूरन अपनी उपज बेचने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो छोटे छोटे किसान हैं, सीमांत जो किसान है, वो बेचारे छोटा छोटा खेत है, छोटा छोटा बोएंगे, छोटा उत्पादन होगा, जाहिर सी बात है उनको बेचने के लिए वो प्रति संवेदनशील रहेंगे। बताओ इनका भी हक अगर कोई इनसे छीन रहा है तो बताओ क्यों नहीं वो लड़ाई करेंगे। तो यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यह विशेष रूप से उन राज्यों में देखा जाता है जहां कृषि उपज विपणन समिति AMPC मंडियों का नेटवर्क काफी कमजोर है। आधुनिक तकनीक तक पहुंच का अभाव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी मुद्दा है। भाई आधुनिक तकनीक नहीं है हमारे किसानों के पास। सरकार ने कह तो दिया है कि हम किसानों के लिए इतनी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सरकार ने बात किया, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की बात किया, और न जाने कितने किसानों के लिए योजनाएं रोज सरकार लेके आ रही है। और सरकार तो किसानों को 2,000 रुपये हर 4 महीने पे भी दे रही है। तो क्या उससे देखिए योजना बनने से क्या वो धरातल पे चीजें काम कर रही है। और हमारा देश का किसान क्या उन टेक्नोलॉजी को समझ रहा है? सरकार तो कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लोग आज तक परंपरागत खेती करते चले आए, लेकिन आज परंपरागत खेती से आप किसानी नहीं कर पाएंगे। सच्चाई है ये। क्योंकि अगर कोई किसान ये कह दे कि मैं अपने बेटे को किसान बनाता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए अब चले आइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसी चीजें होती है? क्या बिहार में होता है ऐसा चीजें? नहीं है भाई। भारत मौसम का जुआ है, कृषि प्रधान देश देख लीजिए। भारत में कृषि मौसम का जुआ है, कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके लिए भी सरकार ने नियम निकाले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब तक टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई पैदावार नहीं करेगा, तो फिर परंपरागत रूप से करने से फिर आपका जाहिर सी बात है। सरकार भी अपनी जगह ठीक है, सरकार भी यही कह रही है कि भाई हम आपका जो माल है, आप यहाँ से लेकर कहीं भी बेच सकते हैं, आपके लिए सब कुछ खुला हुआ है। तो क्या वो बेच पाएगा उन चीजों को? फिर ट्रांसपोर्ट और भाड़ा कौन देगा? तो ये सब चीजें हैं। तो आधुनिक तकनीक की पहुंच का अभाव है, क्योंकि किसान को पता ही नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारी लोग आएँगे, बड़े-बड़े रिसर्चर्स आएँगे, साइंटिस्ट आएँगे, कहानी सुनाएँगे और चले जाएँगे। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक संभाल सकते हैं? किसान सम्मेलन होगा तो कितने दिन तक हो सकता है? क्योंकि जब तक वो अडॉप्ट नहीं करते, अपने अंदर से इंटरनल नहीं कर पाते हैं किसान, तब तक आप कितनी बार समझा पाओगे उनको? क्योंकि उनको टेक्निक के साथ जोड़ना पड़ेगा, तकनीक के साथ समझाना पड़ेगा कि भैया देखो, आपके लिए अगर ऐसे आप बोते हैं, ऐसे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मशरूम की खेती लोग कर रहे हैं, कोई मधु का कर रहा है, मधु पालन कर रहा है। तो अगर गांव के किसान को अगर मॉडर्न तरीके से समझाया जाए, टेक्नोलॉजी की उनके पास पहुंच हो जाए, अभाव ना रहे उन चीजों का, तो शायद वो भी कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की में तो योगदान वैसे भी बेचारे वही देते हैं। एक बात बताओ, गेहूं प्रोडक्शन कौन करता है? किसान। लेकिन उसका असली फायदा पाता है कौन? जो बना रहे हैं, जो बिस्किट बेच रहे हैं।
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस यही है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इससे ज्यादा कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि सारा डायमेंशन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। चलिए अब भाव देख लेते हैं। तकनीक वाला बता ही दिया हूं कि भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में छोटे जोत धारकों तक नई तकनीकों और प्रथाओं को पहुंचाना, उन्हें आधुनिक इनपुट आउटपुट बाजारों के साथ एकीकृत करना वर्तमान में भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो मैंने कह ही दिया ना आपसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या रोज बढ़ रही है, जमीन इतना ही है। जैसे मैंने 6 का एग्जांपल दिया, इनमें 3 लोग समाहित हो गए एबीसीडी एबीसी वाले, इनके 4-4 लल्ला आ गए, इनके मान लीजिए 2 लल्ला आ गए, इनके भी मान लीजिए 2 लल्ला आ गए, तो इनका तो पता ही 1/2 है, तो कितना होगा इनका? भाई 1.2 है तो 1.2 इनको दीजिए, 1.2 दीजिए, 1.2 दीजिए, 1.2 दीजिए, तभी तो 2 होगा ये। तो बताओ, जोत जमीन तो उतनी है, लेकिन जोत का आकार कम हो गया तो पैदावार इनका कम होगा। तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़े देश में हमारे सबसे बड़ी जटिल मुद्दा तो यही है। तो जनसंख्या रोज बढ़ रही है, जमीन हो जाए कम, जमीन तो उतने ही रहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जैसे लोगों, भाई बटेगा तो घटेगा, वही चीजें हैं। तो यही सब चीजें हैं, उनको एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना, उनको इनपुट आउटपुट देना, उनको समझाना। छोटे छोटे किसानों को क्या वो सही तरीके से खेती कर पाएंगे? और टेक्नोलॉजी से अगर करेंगे, बड़ा बड़ा खेत होगा, जोत का आकार बड़ा होगा। आप उदाहरण के लिए देखिए, जोत का आकार कितना बड़ा बड़ा है हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति भी हुई थी, पैदावार भी ज्यादा होता है उधर, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है वहां पे। तो यही सब चीजें हैं। किसानों की तुलना में खेत मजदूरों की अधिक संख्या आपको पता ही है। अब तो कंबाइन से लेके हर चीजें आ गई हैं, वो भी उनके ऊपर कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है मजदूरों के ऊपर। किसान आमतौर पर खेत का मालिक होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, गर्व से कहता है कि मेरा देश। किसान जो है, किसान जो खेत का मालिक तो होता है, लेकिन क्या उसको समस्याएं नहीं होती? अगर होती है तो कहाँ जाता है? बीज, खाद, जो भी चीजें बोनी होती है उसको, वो किसी सुदखोर से पहले पैसा लेता था। और ये इतिहास पहले से ही देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर हिसाब से देखें, उस समय भी यही होता था। वो सूदखोर से पैसा लेता था, जमीन में बोता था, मान लीजिए पैदावार खराब हो गई, जैसे मैंने कहा कि भारत में कृषि मौसम का जुआ है, या ओलावृष्टि हो या कुछ भी हो जाए, फसल नष्ट हो गया, फिर उसका जो ब्याज है इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, चंगुल में फंसता चले जाता है। और देखे होंगे देश में किसानों की कितनी मृत्यु भी हुई है, ये भी एक कारण था। तो यही सब चीजें हैं कि किसान आमतौर पर खेत का मालिक तो होता है, जबकि एक खेत पर कई कर्मचारी और मजदूर भी काम करते हैं। पॉइंट बी नोटेड। किसान भले से वो मालिक है, लेकिन उस खेत से कितने लोगों का परिवार चलता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार देख लीजिए कितनी है। इस श्रम ब्यूरो के हालिया अनुमानों के मुताबिक कहा गया है कि भारत का 45% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। 45%, 45% की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो भी कृषि सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मजदूर भी देखिए, जैसे मैंने कहा कि मालिक तो किसान होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मजदूर भी काम करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि कार्यबल में से लगभग 55% कृषि मजदूर है, जो बेचारे दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं बेचारे। मजदूरों के लिए सहायता का अभाव। खेती के माध्यम से विकास को गति देना या विकास की गति को बनाए रखना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि खेती करने वाले मजदूरों को खेती में निवेश के लिए कोई नीतिगत सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैंने बताया ही है कि बैठे हुए सूदखोर लोग सूद पे पैसा देते हैं, और इतना ज्यादा उसके ऊपर हो जाता है कि बेचारा मजबूर हो जाता है। और मैं खैर इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझते भी होंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये सब पॉइंट है। जिससे मैंने कहा कृषि क्षेत्र में रोजगार 45% के आसपास है। कृषि क्षेत्र में जो मजदूर है बेचारे जो काम करते हैं 55% के आसपास है। और मजदूरों की सहायता के लिए अभाव है, आखिर वो कहाँ से ले? कोई नीतिगत सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मेरे देश की, देखिए मेरे देश का किसान इतना खुश रहते हैं सभी अपने किसान में, जब फसल पैदावार होती है। तो ये सब चीजें हैं, देखिएगा आप लोग। बीज, कीट, उर्वरक, किसान, कीटनाशक, कृषि यंत्र, सूक्ष्म सिंचाई, भूमि विकास सहायता आदि जैसे सभी लाभ केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो खेतों पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। बाकी वाले कहाँ करेंगे? जो बेचारे काम कर रहे हैं दिहाड़ी पे, वो कहाँ कर पाएंगे? उनको कौन सा निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है?
उनको तो भैया मालिक कहेगा काम करोगे पैसा देंगे, नहीं करोगे भगो यहाँ से। हम मालिक हैं, मालिक मालिक होता है। तो यही सब चीज है, ये उन्हीं को मिलता है जिनके पास खेती है, जिसे खतौनी में नाम होता है। उर्वरक, कीटनाशक, ये सब चीजें हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी भी देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अर्थव्यवस्था में कुल सकल पूंजी निर्माण के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण वित्तीय वर्ष 11-12 के 8.5% से गिरकर वित्तीय वर्ष 18-19 के 6.5% तक पहुंच गया है। और इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की हिस्सेदारी लगातार कम होना है, ये भी एक कारण है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी भी हो गई है, जिसको भी आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। यद्यपि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, किंतु यह बढ़ोतरी इस क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सब्सिडी और उससे संबंधित मुद्दे देखिए। सब्सिडी क्या है, कैसा मुद्दा है, कौन सा सब्सिडी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर की गई अधिकांश सब्सिडी व्यवसायों को दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन परियोजनाओं को दी जाने वाली सब्सिडी इसका मुख्य उदाहरण है। सब्सिडी भी किसको दी जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है व्यवसायों को दी जा रही है। और खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयां जो है या कोल्ड चेन परियोजनाओं को दी जाने वाली जो सब्सिडी है, इसका मुख्य उदाहरण है। इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल क्या दूं? कहीं का नहीं रहता है हमारे देश का किसान। मैंने कहा ना कि गेहूं बेचने वाला वो मजा नहीं पा पाएगा जो बिस्किट बेचने वाला पा जाएगा। बस इतना ही समझिए, और समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। देखिए, कई समझा रहे हैं किसान अंकल। ठीक है, और भी देख लीजिए, बहुत देखना हो तो इसमें और भी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक विपणन संबंधी प्रतिगामी नीतियों और भंडारण, परिवहन आदि से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों के समर्थन में ढेर सारी योजनाएं होने और उन्हें सब्सिडी देने के बावजूद भारतीय किसानों को प्राय नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट बोल रहा है। और एमएसपी और उससे संबंधित मुद्दे देख लीजिए। एमएसपी क्या? चयनात्मक खरीद। भारत सरकार द्वारा 23 फसलों के लिए 23 फसल क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है, जबकि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम संबंधी आवश्यकताओं, जो कि लगभग 65 मिलियन टन है, को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में केवल गेहूं और धान चावल की खरीद की जाती है। जो आपको पीडीएस सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर किसान को प्रति व्यक्ति 5 यूनिट दिया जाता है, वो इसी के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? ये टेलीग्राम का लिंक किसे कहते हैं बेटा? जो नीचे लिखा हुआ अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है, और ये कोड है PJ01। इससे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और ये टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से। तो टोटल कितने फसलों के लिए आपको दी जाती है एमएसपी का डिसीजन होता है? 23 फसलों के लिए। 23 फसलों के लिए एमएसपी का डिसीजन होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिसीजन होता है। उन डिसीजन के हिसाब से 23 फसलों के लिए रेट सरकार के द्वारा निकाला जाता है। इस साल हम इतना गेहूं इस रेट से खेलेंगे, धान इस रेट से खरीदेंगे, और जो भी है सरसों है, जो भी आपका 23 फसलों में आते हैं तो खरीदा जाएगा। तिल है, सब में दिया जाता है। और लगभग 65 मिलियन टन पीडीएस सिस्टम चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार को, और इसका पूरा का पूरा बड़ी मात्रा में केवल गेहूं और धान सरकार खरीदती है, सभी जानते भी है, पूरा करती है उन सब चीजों को। एमएसपी दरों में स्थिरता देख ली। कई किसान कार्यकर्ता ये मानते हैं कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों में प्रतिवर्ष जो वृद्धि की जाती है, वो उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि जितनी नहीं होती है। यानी कि जो एमएसपी डिसाइड सरकार कर रही है, अभी वो भी भैया लागत नहीं निकल पाता है किसानों का उससे। ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं, जिसके कारण यह किसानों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। सोच लो, मान लीजिए 1800 रुपये कह रहा है, और बेचारा ये जितना भी ताम झाम पूरा करके बेचारा उसकी लागत ही 1800 रुपये हो गई, मान लीजिए 1900 हो गई, तो भैया घाटा होगा कि नहीं होगा उसको? ये भी एक समस्या है। असमान पहुंच। इस योजना का लाभ सभी किसानों और फसलों तक एक समान रूप से नहीं पहुंचता है। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस योजना का किरण काफी कमजोर है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र है। आपको पता है कितनी खेती होती है पूर्वोत्तर क्षेत्र में? आप समझ ही नहीं सकते हैं, वहां पे बड़ी कम खेती होती है। तो सब जगह नहीं है भाई साहब ये सब चीजें, ये भी एक असमानता का माध्यम है, असमानता पहुंच है ये। अवैज्ञानिक अभ्यास, वही सब चीजें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि क्षेत्र में अवैज्ञानिक अभ्यास को बढ़ावा देता है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले संसाधनों जैसे मिट्टी और भूमिगत जल पर काफी अधिक दबाव होता है। और ये दबाव कैसे पूरा होगा?
कुछ भी बोल देंगे। ये भी चीजें हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एमएसपी की दरों में स्थिरता, असमान पहुंच और वैज्ञानिक अभ्यास बता ही दिया हूं आप लोग को। आगे की राह देखिए क्या है। यदि भारत को खरीद आधारित सहायता प्रणाली को समाप्त करना है तो एक अधिक आकर्षक व आय सहायता योजना की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार ऐसा कह रही है कि भैया देखो, आप ही लोग कह रहे हो कि एमएसपी जो हम डिसाइड करते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। भाई, ये आप ही कह रहे हो। तो आप जब कह रहे हो कि हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल, मान लीजिए हम 1800 कह रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं सर, हम तो 1900 रुपये लागत ही लग गई, हम बेचेंगे तो घाटा जाएगा, 1800 रुपये हमारा तो वो जितना लगाया उतना पैसा ना निकल रहा है। तो यार, उसको सोल्यूशन क्या है? या तो सोल्यूशन है कि 18 को 22 किया जाए, तब वो कुछ फायदा मिले। और मान लो फिर तुम कहो कि नहीं साहब, हमारा तो अब देखिए समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है और हमारा रेट हर चीज का बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया है, बीज का रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो नहीं सर, हमारा 22 ने अब 2400 रुपये खर्चा आ रहा है। अब सरकार कहेगी ना, अब 2800 कर देते हैं भाई, तब ले लो। लेकिन ये कब तक? कब तक ये सब चीजें चलेगी? तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी बोझ है यार। इसलिए मैंने कहा कि दोनों पक्ष को लेके चलना है। आप एक पक्षी नहीं हो सकते। आपको निर्णय करना है तो दोनों पक्षों को लेके चलना है। तो यदि भारत को खरीद आधारित सहायता प्रणाली को समाप्त करना है, ये सब चीजों को, तो अधिक आकर्षक आय सहायता योजना की आवश्यकता है। और आज सहायता योजना का मतलब ये मत समझिए घर बैठे हुए आप अपने अकाउंट में पैसा भेज दें, ये सब ना ना ना, ये सब काम नहीं। आप किसी को वो नहीं कर, अपंग मत करिए। आप, सरकार का काम ये है, उस बंदे को उतना दीजिए जितना वो चाहता है। तो इससे कैसे होगा? खेती के माध्यम से अगर करना हो तो सरकार यही कहती है कि इसके अलावा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में प्राइवेट और निजी दोनों, निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को दिए गए प्रोत्साहन के कारण कई राज्यों में कृषि क्षेत्र में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी हुई है। और राज्यों को ऐसी योजनाओं को के लिए दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करनी चाहिए। तो यही सब चीजें हैं, जहाँ की सरकारें कर रही है, वो उसका बेनिफिट वहां का किसान पा भी रहा है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब अच्छा से समझ में आया भी होगा। ये देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये सब चीजें हैं। इसके साथ ही साथ कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों पर केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से बेहतर बीज विकसित किए जा सकते हैं, जहां पर उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता वाले क्षेत्रों में जहां प्रोडक्शन कम होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च तापमान की चुनौती का सामना करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक मानदंड और प्रक्रियाओं जैसे वाद विवाद, हितधारकों के साथ वार्ता और कृषि क्षेत्र से संबंधित नीति के सभी पहलुओं की विस्तृत संसदीय जांच आदि का पालन किया जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ये है किसान से संबंधित मुद्दे, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन मिशन। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, वरना हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को भी? कोई डाउट है? डाउट हो तो जल्दी बताइए आप लोग। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताइए, जल्दी आगे बढ़े। और कोई डाउट किसी को? तो यही सब चीजें हैं, ये कृषि से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे।
और अगला टॉपिक है उसको भी स्टार्ट करके इन क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा। तो जो भी पढ़िए पूरा एथेंटिक पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। हर डायमेंशन को मैंने बता दिया, किसानों की क्या समस्या है, सरकार क्या चाहती है, कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। किसान भी अपनी जगह ठीक है, सरकार को भी लगता है कि नहीं हम ये करके हो सकता है किसानों की आय को बढ़ा दें। दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए, ठीक है। एक पक्षी नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, उसके बाद बीच का डिसीजन दीजिए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में। क्या है ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या होता है ये, इस पे हम चर्चा करेंगे। कई बार पढ़ाया भी हूं आपको। और न्यूट्रिशन की बात है, पोषण की बात है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस पे आगे बढ़ा जाए फिर। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत में पोषण के लिए जिम्मेदार 3 शीर्ष पोषण समितियों की कोविड-19 महामारी के बाद से एक बार फिर बैठक नहीं हुई है। पॉइंट बी नोटेड। मैंने कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत में पोषण के लिए जिम्मेदार जो 3 शीर्षक पोषण कमेटियां हैं, समितियां हैं, जो कमेटी है, उन कमेटियों की कोविड-19 महामारी के बाद से एक बार भी बैठक नहीं हुई है। बताइए, एक बार बैठकें नहीं हुई अभी तक। और उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2017 में कैबिनेट ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को मंजूरी देने के बाद इन समितियों को हर 3 माह में एक बार बैठक किए जाने की अनिवार्यता तय की थी कि भैया हर 3 महीने में, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना और 3 महीना, मतलब एक साल में 4 बार। बताइए, और एक बार भी बताइए अभी तक बैठक नहीं हुई कोरोना महामारी के बाद। ये बात है राष्ट्रीय पोषण मिशन की कहानी। जो कैबिनेट ने दिसंबर 2017 में कैबिनेट ने कहा था कि राष्ट्रीय पोषण मिशन को मंजूरी देने के बाद इन समितियों की जो कमेटी है, उस कमेटी को हर 3 महीने में एक बार बैठक करनी होगी, और अभी तक कोरोना महामारी के बाद अभी एक भी बैठक नहीं हुई है। ये है सिस्टम राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये 3 पोषण समिति भारत में पोषण के संदर्भ में नीतिगत निर्देश प्रदान करेंगे और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पोषण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इतनी जिम्मेदार एजेंसी है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी ये एजेंसी अभी तक कोरोना महामारी के बाद एक भी कमेटी जो है, इस कमेटी जो है, जो समिति जो है, अभी तक मीटिंग नहीं की है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? पोषण पर शीर्ष 3 समितियों के बारे में देख लीजिए कौन कौन सी समितियां हैं। राष्ट्रीय पोषण परिषद, ये क्या है? एनएनसी, राष्ट्रीय पोषण परिषद, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्या है ये? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। पहले तो आप मुझे बताओ कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताइए। पहले योजना आयोग था, मोदी जी जब आए तो नीति आयोग किए। कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम योजना आयोग को भंग करते हैं और उसकी जगह हम नीति आयोग काम करेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि नीति आयोग के हेड कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली इस परिषद में 12 केंद्रीय मंत्री और 5 मुख्यमंत्री बारी बारी से शामिल किए जाते हैं इस काउंसिल में। 12 केंद्रीय मंत्री और 5 मुख्यमंत्री, वो भी बारी बारी से शामिल किए जाते हैं। और इसकी समिति देखिए, इस समिति की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। वाह रे, ये देख लीजिए, जो समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव होंगे, उस सचिव के द्वारा इसकी समिति की अध्यक्षता की जाती है। तो ये भी देख लीजिए, बड़े काम की चीज है। और ये क्या मैं बोलूं, ठीक है। और भी देखिए, नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें।
नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन की स्थापना की गई है और उपरोक्त तीन शीर्षक समितियां सरकार को पोषण के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करती है। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी समिति है, नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन समिति, और जिसका बताया मैंने दो समितियों के बारे में, राष्ट्रीय पोषण परिषद समिति, राष्ट्रीय पोषण की कार्यान्वयन समिति, और ये तीनों की तीनों जो समितियां हैं, ये तीनों समितियां सरकार को पोषण के संबंध में नीति निर्देश प्रदान करती हैं और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ साथ विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में पोषण की स्थिति की समीक्षा भी करती है। और बताइए, अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है इन लोग का। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी समिति बैठ लेके बैठे हुए हैं ये लोग, ये सरकार को परामर्श करने वाले समिति वाले बैठे हुए लोग हैं, ये सरकार की पोषण के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने वाले समिति के सदस्य करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक इनकी बैठक नहीं हुई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? दिसंबर 2017 में कैबिनेट ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को भेजने के बाद कहा था कि हर 3 माह में एक बार बैठक होगी, लेकिन इतने जिम्मेदार लोग कैसे नहीं हो सकते हैं? इतने जिम्मेदारी के साथ ये लोग अभी तक आए कैसे नहीं? ये लोग कोरोना महामारी के बाद अभी तक मीटिंग नहीं हुई, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, जिसमें देखिए इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सचिव स्तर तक के लोग बैठे हैं, बाल और विकास मंत्रालय बताया मैंने सचिव, नीति आयोग के वीके पॉल अध्यक्षता में जो मैंने कहा वो भी, उपाध्यक्ष साहब, अभी तक इन लोगों की मीटिंग नहीं हुई है। ये बड़े गर्व दुख की बात है बेटा, इस पे क्या गर्व कोई करेगा। राष्ट्रीय पोषण परिषद की अंतिम बैठक अक्टूबर 2012 में हुई थी और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए बनी कार्यान्वयन समिति की अंतिम बैठक फरवरी 2020 में हुई थी। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन की बैठक अभी तक मात्र 2 बार हुई है और इस बोर्ड की अंतिम बैठक अगस्त 2018 में हुई थी। सोच लो क्या समस्याएं हैं। ब्यूरोक्रेट्स। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में जानिए क्या है, इस पोषण मिशन की बात क्या होगी इसमें, यहाँ तक कोई डाउट होगा किसी को? मुद्दे की बात अब आएगा, स्टार्ट होगा। वो तो खैर वो चीजें थी, बताना जरूरी होता है, लेकिन अब मुद्दे की चीज जो है पोषण मिशन से संबंधित, वो अब आएगा। इसका काम क्या है? कुपोषण की समस्या को दूर करना। कुपोषण, अच्छा कोई बता सकता है कि जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? हम इतनी लंबी चौड़ी बातें तो करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि पूरे विश्व में जो ग्लोबल हंगर रैंकिंग इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंकिंग इस साल क्या है 2020 में? बताइए आप मुझे, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो मुझसे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? छोटा सा क्वेश्चन और अच्छा सा आंसर दीजिए आप लोग, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। ठीक है, इस देश में ना जाने कितनी परियोजनाओं के चलने के बावजूद, इस देश में ना जाने कितने हर चीज उपलब्ध कराने के बावजूद, आवाज से लगाए सरकार हर चीज देती है, पीडीएस सिस्टम से देती है, खाद देती है, रसद देती है, सब देती है सरकार, लेकिन आज भी ना जाने कितने बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं, आज भी न जाने कितने बच्चे भूखमरी की समस्या से ग्रसित हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खाने के लिए परेशान रहते हैं। तभी तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतनी भयंकर रैंकिंग आई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और एशिया में शायद हमको लगता है कि इंडिया को छोड़ के सबकी स्थिति अच्छी है, भाई इसलिए यहाँ पे गड़बड़ आ गई है, हो सकती है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सबका पेट भर रहा है बेटा, आज भी देश में भूखमरी गरीबी बहुत है, बहुत है। इसलिए सामान वेस्ट मत कीजिए आप लोग। खैर, मेरे कहने से तो वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा तो लगता नहीं है। खैर, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान, जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण मिशन, की शुरुआत की गई थी। कुपोषण दूर हो जाएगा, इसलिए सरकार ने कहा कि देखो भाई, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास हैं, ये लोग सरकार को दिशा निर्देश देंगे, हम तो भैया कुपोषण की समस्या को दूर कर देंगे। इसलिए उसने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की, अभियान की स्थापना की, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से शुरू की। राजस्थान, जहाँ त्योहार ही त्योहार होता है, पिंक सिटी जयपुर। कौन है वहां के राज्यपाल और कौन है वहां के सीएम, थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए। राजस्थान से शुरुआत किया है, झुंझुनू से शुरुआत किया है, जहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, जहाँ के राज्यपाल है इस समय कलराज मिश्र। ठीक है, तो आंसर मिल गया आप लोगों को। तो मोदी जी ने कहा था कि देखो,
हम कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए हम भारत सरकार द्वारा पोषण मिशन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और पोषण मिशन जो अभियान हमारा होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की गई थी। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के समावेशन द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी और कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। बेटा अच्छा खाएगा तभी तो स्वस्थ रहेगा वो। मैंने कहा कि इतनी देश में भी गरीबी है, दो वक्त की रोटी के लिए छोटे छोटे बच्चे कैसे परेशान होते हैं, शायद आप लोग अपने समाज में देखते होंगे। और सरकार का उद्देश्य देखो, सरकार अपने लिए गलत तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन बीच में कुछ भ्रष्टाचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मैंने कहा भी था, बहुत पहले भी कहा था, और ये मीडिया में कई बार सुना भी होगा। 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और राजीव गांधी का स्टेटमेंट था, और वो आते आते जिले में कितने पैसे हो जाते हैं, शायद आप लोगों ने समस्या सुना भी होगा। इसको 25 पैसे तक पहुंच पाते हैं, बीच में तो खा के बैठ जाते हैं सब ये। तो इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन था, उसमें कहा गया था कि इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के समावेशन द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी और कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा किशोरावस्था की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस प्रकार समग्र रूप से कुपोषण को रोकने के प्रयास किए गए हैं कि भैया कोई कुपोषण से संबंधित समस्या किसी को ना हो। तो सरकार ने, चाहे वो किशोरावस्था की लड़की हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे स्तनपान कराने वाली कोई महिला हो, उस पर पूरा का पूरा ध्यान फोकस किया है। उनकी कुपोषण से समस्या कुछ ना हो, इस प्रकार समग्र रूप से कुपोषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के प्रयास किए गए हैं। क्या होता है कुपोषण और अल्पपोषण, ध्यान देख लो। कुपोषण किसे कहते हैं, व्हाट इज कुपोषण? अगर मान लीजिए यही कोई पूछते कि कुपोषण क्या होता है, पोषण की ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार कम पोषक तत्व मिले या आवश्यकताओं से अधिक पोषक तत्व मिले, तो उसे कुपोषण कहलाती है। मतलब अगर हमको जरूरत है 100 ग्राम का, हमको मिले 50 ग्राम, भैया 50 तक कमी है कि नहीं है? तो इंडिया में तो खैर खाना मतलब क्या है कि पेट भरने के लिए लोग खाते हैं, सच्चाई है। इसको आप लोग जितना एक्सेप्ट करें वो उतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं कि बस पेट भरा रहे, खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? क्या जितना डाइट मिलना चाहिए उतना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पोषण की ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार कम पोषक तत्व मिले या आवश्यकताओं से अधिक पोषक तत्व मिले, तो उसे कुपोषण कहलाती है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पोषण अभियान। और देखिए, कुपोषण में अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण दोनों शामिल होते हैं। या तो कम मिले, तो बहुत ज्यादा मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। और अल्प पोषण में क्या होता है? कुपोषण की ऐसी स्थिति जिसमें पोषक तत्व गुण व मात्रा में शरीर के लिए काफी नहीं होते, यानी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, अल्प पोषण कहलाती है। और इसमें आयरन की कमी से, जैसे एनीमिया होना, आयरन की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। तो ये होता है अल्प पोषण। मतलब कुपोषण की ऐसी स्थिति जिसमें पोषक तत्व जो है गुण व मात्रा में शरीर के लिए काफी नहीं होते हैं, यानी एक बार या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, उसे अल्प पोषण कहते हैं। और मसलन आयरन की कमी से जैसे एनीमिया रोग होता है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। और तथ्य देखिए, वर्तमान स्थिति क्या है। समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा संचालित देश का पहला राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है, जिसे फरवरी 2016 से लेकर अक्टूबर 2018 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पूरे नेशनल लेवल पर सर्वे किया गया था और आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उस आंकड़े को हम देखेंगे। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में जन्मे 2 साल से कम के शिशुओं के में मात्र 6.4% शिशु ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य पोषक आहार मिल पाता है। बताइए, 6.4, ओनली 6.4। 2 साल से कम शिशुओं के में मात्र 6.4% शिशु ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य पोषक आहार मिल पाता है। सर्वे में 5 से 9 साल की आयु वर्ग के 10% बच्चे और 10 से 19 साल के आयु वर्ग के 10% किशोर प्री डायबिटिक पाए गए हैं। और डायबिटिक के ठीक पहले की स्थिति को प्री डायबिटिक कहा जाता है। बताइए, आज तो डायबिटिक की इतनी समस्याएं ज्यादा हो गई है सर समाज में।
तो सर्वे में 5 से 9 साल आयु वर्ग के 10% बच्चे और 10 और 19 साल की आयु वर्ग के 10% किशोर प्री डायबिटिक पाए गए हैं, और डायबिटिक के ठीक पहले की स्थिति को प्री डायबिटिक कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 2 सालों में इन बच्चों और किशोरों में डायबिटीज होने की प्रबल संभावना है। बताइए, इतने छोटे बच्चों में डायबिटिक की समस्या, समझ सकते हैं क्या होगा। इन सब चीजों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसी आयु वर्ग में 5% बच्चे और किशोर अधिक वहन ओवरवेट की समस्या से ग्रसित है, जबकि अन्य 5% रक्तचाप से पीड़ित है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इतना ओवरवेट हो जाते हैं कि शरीर उनका इतना हैवी हो जाता है कि मत पूछो, और कुछ ऐसे हैं जिनमें रक्तचाप से पीड़ित है। पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूली बच्चों में मोटापा और कुपोषण की बीमारी एक साथ पाई गई है। शरीर फैल गया है, पेट निकल गया है, बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं, कुपोषण की बीमारी एक साथ पाई गई है, दोनों बीमारी है। और भारत पोषण के मामले में संक्रमण की स्थिति न्यूट्रिशन ट्रांजिशन से गुजर रहा है। इस पे ध्यान देने की बहुत 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 जरूरत है। तो ये देख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए आपके। तमिलनाडु और गोवा दो ऐसे राज्य हैं जहां पर किशोरों यानी कि 0 से 19 साल आयु वर्ग में सबसे अधिक मोटापे की समस्या देखी गई है। जाते हैं गोवा हुआ घूमने उमने, आप लोग देखते होंगे टीवी पे। तमिलनाडु, यहाँ पर भैया किशोरों में 0 से 19 साल वाले बच्चे जितने हमारे हैं, सबसे अधिक मोटापे की समस्या देखी गई। पेट निकाल के चले गए, सब बेल निकाल के। बताओ, छोटे बच्चे हैं यार, अभी तो पेट तो एकदम स्लिम फिट होना चाहिए, अभी एकदम सिक्स पैक एब्स अभी निकालने का समय तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, शरीर एकदम संतुलित होना चाहिए उनके। लेकिन बताओ अभी ये हाल है। 4% किशोरों में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या पाई गई। बताओ, उल्टा सीधा खाएंगे पेट निकल जाएगा और तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित होंगे, और मैक्सिमम लोग पेट से ही होता है। आपको पता भी होगा, कोलेस्ट्रॉल तो मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, तो सभी लोग जानते भी हैं। 4% किशोरों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी पाई गई है। तो जब सही तरीके से खाएगा नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा, भारत में लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं यार, इस तरह नहीं खाया जाता। फॉरेन में इस तरह नहीं चलता यार। हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान सर्वेक्षण किए गए 22 राज्यों में से 16 राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई व कम शारीरिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी एक रिपोर्ट आया था। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 20 के पहले चरण के आंकड़ों में 17 राज्यों की बाल कुपोषण की स्थिति स्पष्ट की गई है। और आंकड़े बताते हैं कि कई राज्य बाल कुपोषण मतलब 5 वर्ष के नीचे कई मानकों में नीचे चले गए हैं। और बाल कुपोषण के ये मानक निम्नलिखित है, जैसे चाइल्ड स्टटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चिल्ड्रन अंडरवेट और चाइल्ड मर्टिलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर। ये सर्वेक्षण में पाया गया है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई भी होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान सर्वेक्षण किए गए 22 राज्यों में से 16 राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई व कम शारीरिक वृद्धि उनमें देखी गई है। और मैंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 19-20 के पहले आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों की बाल कुपोषण की स्थिति काफी स्पष्ट की गई है। उसमें 5 वर्ष के जितने नीचे बच्चे हैं, कई मानकों में नीचे चले गए हैं। जैसे मैंने कहा, चाइल्ड स्टटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड अंडरवेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, ये सब चीजें उसके मानक है। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि बाल कुपोषण के उक्त मानकों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे कई वैश्विक सूचकांकों में उपयोग किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नाम दिया ही था मैंने, उसमें रैंकिंग भी पूछा था आप लोगों से कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। चाइल्ड वेस्टिंग्स किसे कहते हैं, बच्चों में दुबलापन, मतलब छोटा बच्चा दुबला पतला एकदम बच्चा है। मानकों में बच्चों की लंबाई के अनुपात में, लंबाई तो बेचारे की बढ़ गई, उसका वजन जो है, बॉडी माप इंडेक्स जिसे बीएमआई कहा जाता है, वो मापा जाता है। जिसे कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, माने बच्चों में दुबलापन कहते हैं। मतलब बच्चों में, मानक में बच्चों की लंबाई के अनुपात में उसका वजन मापा जाता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मापा जाता है। और भारत में चाइल्ड वेस्टिंग्स की दर पहले से ही ज्यादा रही है। विभिन्न उपायों के वजूद भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर कम होने की बजाय बढ़ रही है। चाइल्ड वेस्टिंग सोच लीजिए। और कई राज्यों जैसे तेलंगाना है, केरल है, बिहार है, असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग्स की दर में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस मानक पर स्थिर बने हुए हैं। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड वेस्टिंग्स, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ पर मोटापे की समस्या सबसे ज्यादा है, ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है,
चाइल्ड वेस्टिंग्स मतलब स्टडिंग मतलब क्या होता है कि बच्चों में नाटापन, जो नाटे नाटे बॉडी टाइप के बच्चे होते हैं या कम लंबाई जिसकी होती है, मानक में उम्र के अनुपात में बच्चों की वृद्धि मापी जाती है। और सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टडिंग्स का अनुपात बढ़ा है। अब ये भी देख लीजिए, चाइल्ड मार्टलिटी रेट किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। ये पेपर में कई बार जितना पढ़ा रहा हूँ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज पेपर दो चाहे 10 साल के बाद हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा इधर से उधर हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जितना आपको ये कहानी बता रहा हूँ ना, ये वही का वही रहेगा। सुधार होंगे तब इसमें अपडेट किए जाएंगे ना। लेकिन सच्चाई, अब चाइल्ड स्टडीज किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में नाटापन यानी जो बच्चे बौने पैदा होते हैं। मार्टिलिटी रेट ये बार तो पेपर ने यही उठा के पूछ दिया। अब बच्चों ने गलती करके चले आए, उनको पता नहीं था 1000 पे चेक करते हैं कि लाख पे चेक करते हैं। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब 1000 जीवित बच्चों के जन्म, मतलब ए आयु वर्ग 1 से 5 पर होने वाली मौतों की संख्या है। और सर्वेक्षणों के मुताबिक 2015 और 19 की अवधि में इस मानक में काफी कोई सुधार नहीं हुआ है। इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चिल्ड्रन अंडर वेट, मान लो कोई बच्चा है वो अंडर वेट है, तो अंडर वेट होगा तो क्या होगा बताओ। अंडर वेट होगा, अंडर वेट क्या होगा उसका मतलब बताया जाएगा आपको। थोड़ा जल ग्रहण कर लिया जाए फिर बताया जाएगा सब कुछ। अंडर वेट मतलब होता है कि बच्चों की लंबाई की तुलना में कम वजन हो। बच्चों की लंबाई की तुलना में उसका वजन मापा जाता है। और ये सब चीजें बताई दिया हूँ कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के मुताबिक स्टटिंग की समस्या जिला स्तर पर अलग अलग है। लगभग 40% जिलों में स्टटिंग का स्तर 40% से ऊपर है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, बताइए। उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, जहां 10 में से 6 जिलों में स्टटिंग की उच्चतम दर। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयास किया गया है। देखिए कि साल 2017 की राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना है। ये देख लीजिएगा कब तक का टारगेट है, 2022 तक। हो सकता है पेपर में ये उठा के पूछ दे, जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। इसके साथ में कई सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये भी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। वो भारत सरकार ने मातृत्व सहयोग के मकसद से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना शुरू किया है। और इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मतलब जच्चा बच्चा, मतलब माँ जो पहला बच्चा होगा तो उसको आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपए उसको दिया जाएगा। मैंने कहा कि जो भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता को पहले जीवित जन्म बच्चे के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वो माँ अपने बच्चे का अच्छे से केयर करा सके। जो भी सामान वामान रहता है वो दिया जाएगा। आप लोग समझते भी होंगे। पोषण अभियान, इस अभियान को मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था, सब बता ही दिया हूँ। मकसद गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के पोषण जरूरतों को पूरा करना, सब बता चुका हूँ। इसके अलावा इसका लक्ष्य बच्चों महिलाओं में खून की कमी यानी कि अनीमिया को दूर करना भी है। और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम भी है। देख लीजिए इतना बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हुई। और भी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान भी है इसमें। इसका मकसद लोगों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में बेहतर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जो पीडीएस सिस्टम से मिलता है। प्रति व्यक्ति 5 यूनिट मिलता है। मुखिया घर की महिला होती है, ताकि उनके खाद्य और पोषण सुरक्षा मिले और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस कानून का खास जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिला और बच्चों की जरूरतें पूरी करने पर होता है। मध्याह्न भोजन योजना भी दी जाती है सरकार के द्वारा। बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के लिए मकसद से मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया जाता है। और इसकी स्थिति रिपोर्ट भी आपको पता होगी कि कितनी अच्छी रिपोर्ट है इसकी। बच्चे खाने के लिए जाते हैं क्या इसको। खैर, कोरोना काल में बच्चे घर पे बैठे हैं, सरकार उतना पैसा उनके अकाउंट में डाल दे रही है। ये सच्चाई है, सच्चाई से कैसे आप लोग दूर हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि अभी पढ़े चाहे 10 साल बाद पढ़े, ये हमेशा पकड़ा आपको मिलेगा ये सब चीजें। 2022 तक का टारगेट दिया गया है। जब नेताओं से बचे तब ना कोई टारगेट पूरा हो, बताइए। इतने इतने बड़े बड़े कमेटियां के लोग इसमें शामिल हैं और अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। और सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हर 3 महीने पे एक बार आप लोग को मीटिंग लेना है, कमेटी करना है, गठन करना है, आप लोग को बैठ के नियम बनाना है। और अभी तक कोरोना महामारी के बाद एक भी बार मीटिंग नहीं हुई है। ये सोचनीय विषय है कि नहीं है, ये सब देख लीजिएगा। मध्याह्न भोजन योजना, बच्चों में पौष्टिक स्तर में, क्योंकि बच्चों का एक लिस्ट निकला होता है हर सरकारी स्कूल में, आप लोगों ने देखा होगा।
कि सोमवार को ये मिलेगा, मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को मिलेगा। कोरोना महामारी में बच्चे सारे घर हैं, स्कूल खुला नहीं है, तो जाहिर सी बात है जितना उनका बनता है वो सरकार उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा रही है। ठीक है, ये भी योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सब देखिए न्यूट्रिशन मिशन। और लास्ट टॉपिक है बेटा, इसको भी पढ़ के खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं, बस लास्ट है, मान भी लो। ठीक है, तो मान लो कि लास्ट ही होगा। चलो, बस यही है कि देखो कोयला की जो खदानें हैं, ये हो गया न्यूट्रिशन मिशन हो गया आपका, उसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देख लो, लास्ट में बता भी देता हूँ, ये लास्ट जितने भी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, महिला और बच्चों की जरूरतें पूरी करने पर है, जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया था। इसमें यही था कि प्रति व्यक्ति 5 यूनिट दिया जाता है। ठीक है, मोटे अनाज, गेहूं, चावल सब दिया जाता है इसमें। तो कोयला खदान वाला देख लीजिए, लास्ट यही है। कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, कि कोई टेंशन नहीं लेना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में कोयले के खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। किसने किया है? हमारे अमित शाह गृह मंत्री साहब ने कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। क्या है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम? कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है, और ये कोयला क्षेत्र सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कदम भी है। आपको पता है ना, कोयला घोटाला भी हुआ था, आपको पता भी होगा। तो यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो और है कोयला में हालिया सुधार, यही है कि भारत सरकार ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में कोई सुधार किए, जो इस प्रकार है। निजी क्षेत्र को दिए गए 50 ब्लॉकों के साथ कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी गई है। 50 ब्लॉकों निजी क्षेत्र को राजस्व साझाकरण के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक की पेशकश की जाएगी। कोल बेड मीथेन निष्कर्षण अधिकारों को कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाएगा। ये भी सारी समस्याएं जो है सुधार किया गया है। ठीक है, कोयला क्षेत्र में सुधार, देश में कोयला आयात को कम करने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। और गौरतलब है कि भारत दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा चौथा उत्पादक है। इसके बावजूद भी भारत दुनिया में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हम उत्पादक तो हैं, लेकिन फिर भी चौथे उत्पादक हैं, लेकिन हम दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, खरीदने वाले भी हैं। इसीलिए कोयला क्षेत्र के सुधारों को पेश किया गया ताकि भारत को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो हम चूंकि बाहर से लेते हैं, सेकेंड आयातक है हम, उत्पादक तो हम फोर्थ है, लेकिन आयातक सेकंड है। और हम भाई कोयला तो समझ सकते हैं, कोयला तो ऐसी चीज है, कोयला है। तो कोयला क्षेत्र के सुधार को पेश किया गया ताकि भारत को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आत्मनिर्भर बनना भी बड़ा जरूरी होता है। कोयला क्षेत्र के सुधारों के लाभ होंगे। 1973 में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1973 में किया गया था। और इसका मतलब यह था कि घरेलू कोयला का खनन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि कोयले की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोयला घोटाला भी हुआ था, कब हुआ था पता करके बताइए मुझे। इसकी वजह से कोयले का आयात बढ़ा। 2009 और 14 के बीच कोयले का आयात 23% बढ़ गया था। और कोयले के वाणिज्यिक खनन से कोयला उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलने लगी, और वाणिज्यिक कोयला खनन से निवेश के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। तो यही सब चीजें थी, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा। मोदी जी हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। कोल बेड मीथेन क्या है ये भी देख लीजिए। यह कोल बेड से निकाले जाने वाली प्राकृतिक गैस का एक रूप है। और भारत में कोल बेड मीथेन भंडार कितना है? 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और ये भारत में कोल ब्रिटेन भंडार पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत के गोंडवाना तल क्षेत्रों में कोल ब्रिटेन मेथन के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर टाइप का यहाँ बना दिया हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्लास पूरा खत्म होता है। आप लोग तब से क्लास कर रहे हैं, 7 टॉपिक पढ़ाया गया है, मजे से पढ़िएगा। एलोन मस्क से लगाए कोयला ब्लॉक तक का पूरा डिटेल पढ़ाया गया है। तो हम उत्पादक तो चौथे हैं कोयले में, लेकिन हम आयातक भी दूसरे हैं, और इसी को दूर करना है। तो इसी चीज को देखिएगा आप आराम से, जितने भी पढ़ाए गए न्यूट्रिशन मिशन से लगाए सारे टॉपिक को। ये अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल का नाम से मेरा टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम का लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन देना होता है, मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। और मैं एक चीज और अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि बेटा 18 जनवरी से, मंडे से दिन में 11 AM से
आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में लड़कों को सूचित कर दिया जाएगा और सब बच्चे आए। ठीक है, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन पढ़ा दिया गया है और आदि भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसी के आगे सब आगे का कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम का इसे लिंक करते हैं, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है टेलीग्राम का, मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचाया जा सकता है, PJ01। ठीक है, बाकी कोई कुछ क्वेरी हो तो बताइए आप लोग। मुझे उम्मीद है कि चीजें अच्छे से समझाई होगी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे टेस्ला कंपनी के बारे में हो, चाहे जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोग को दिए गए हैं, चाहे WHO से संबंधित बताया गया हो, चाहे आपको बताया गया हो कि चीन जाके वहां पे सर्वे करने की बात की गई हो, तो सारे टॉपिक अपने आप में एक से एक थे और सारे टॉपिक को पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन पे, चाहे न्यूट्रिशन पे, हर तरह के टॉपिक को छुआ गया था आज। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के बारे में भी खास करके पढ़ लीजिएगा कि पहले बच्चे पे दिया जाता है कि दूसरे बच्चे पे दिया जाता है और कितना अमाउंट दिया जाता है और किस कब होता है ये सब चीजें। तो खैर, मैं आप लोग को सब बता दिया हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना कई बार पूछा भी गया है पेपर में, और जो मैंने राष्ट्रीय पोषण मिशन बताया कि कहाँ स्टार्ट किया गया, किस क्षेत्र में स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो, तो अपने कमेंट भी अच्छे से दिया कीजिए आप। ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए। और बहुत जल्दी आने वाले समय में मैराथन का सेशन भी आने वाला है। आप लोग को अप्रोचेस भी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू 2021 को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कम समय में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे हम और अच्छे से चीजों को कर पाए। तो ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम फिर मिलेंगे, आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मजे से पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पे ऑफ करता हूँ।